ब्रह्मांड में स्थित है भारत माता का धाम। नील गगन के सूच प्रांगण में बसा हुआ है विश्व ग्राम। आज के इस वैश्विक कार्यक्रम में सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा सलाम। उपस्थित महान भाव, आप सब जानते ही हैं कि केंद्रीय हिंदी संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद और विश्व हिंदी सचिवालय के तत्वावधान में भारत दर्शन और वैश्विक हिंदी परिवार की ओर से आज के कार्यक्रम हेतु हम लोग एकत्रित हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिवादन और अभिनंदन है। सर्वप्रथम मैं उत्तरायण सूर्य नारायण से जगत के कल्याण की प्रार्थना करता हूं और विदित है कि संगच्छध्वं संबद्धध्वं वसुधैव कुटुंबकम और नहीं ज्ञानेन सदृशम को चरितार्थ करने वाले इस मंच से हर सप्ताह हम लोग रविवार की शाम को प्रायः मिलते हैं, लेकिन चूंकि आज प्रशांत क्षेत्र के देशों के मद्देनजर विशेष रूप से न्यूजीलैंड पर चर्चा होनी है, इसलिए हम लोग सुबह भारतीय समय के अनुसार 11 बजे जुड़े हैं। आप सबका एक बार फिर से स्वागत, अभिवादन और अभिनंदन है। और आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महोदय, सानिध्य प्रदाता, विशिष्ट अतिथि, माननीय वक्तागण तथा समाहार करने वाले, संचालन करने वाले और पूरी टीम का भी विशेष रूप से स्वागत है। समय की महत्ता के मद्देनजर और अधिक समय न लेते हुए मैं आप सबका औपचारिक स्वागत करने के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान के पूर्वोत्तर क्षेत्र से, गुवाहाटी से डॉक्टर राजवीर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। आप सब जानते ही हैं कि हमारे यहाँ भारत में सूर्योदय की शुरुआत या अरुणाचल का आगमन अरुणाचल प्रदेश से माना जाता है, और वैसे तो दुनिया की स्थिति से आप सब अवगत हैं, लेकिन अरुण यह मधुमेह देश हमारा के साथ अगर हमें यूं कहें कि अरुण यह मधुमेह विश्व हमारा, तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। और मैं आदरणीय प्रोफेसर राजवीर सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वे आज सबका परिचय कराते हुए स्वागत करें। आदरणीय राजवीर सिंह जी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर JS यादव साहब। मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की ओर से केंद्रीय हिंदी संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद तथा विश्व हिंदी सचिवालय के तत्वावधान में भारत दर्शन तथा वैश्विक हिंदी परिवार के आयोजन में आज आयोजित प्रशांत क्षेत्र में हिंदी पत्रकारिता विशेष संदर्भ न्यूजीलैंड में भारतीय पत्रकारिता के 100 वर्ष पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के अवसर पर केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की ओर से इस आज के वेबिनार के मुख्य अतिथि माननीय श्री परदेशी न्यूजीलैंड में भारत के माननीय उच्चायुक्त और जिनके सानिध्य में यह वेबिनार आयोजित है आज, श्रीमान नारायण कुमार जी, और वरिष्ठ पत्रकार और भाषाविद जो विशिष्ट अतिथि के रूप में इसमें उपस्थित हैं, माननीय राहुल देव जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस सेमिनार में माननीय वक्ता के रूप में श्री वेंकट रमन, संपादक इंडियन न्यूज लिंक न्यूजीलैंड से उपस्थित, मैं उनका केंद्रीय हिंदी संस्थान की ओर से और वेबिनार की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इसी में श्रीमान संदीप सिंह, संपादक इंडियन वीकेंडर न्यूजीलैंड, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और श्रीमती कुलवंत कौर, संपादक हुक न्यूजीलैंड से इसमें उपस्थित है, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और इसी में हिंदी भवन भोपाल से श्री जवाहर कन्नावट जी विश्व हिंदी पत्रकारिता के विशेषज्ञ हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वेबिनार के समाहारक एक तरह से कहें माननीय अध्यक्ष और केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आगरा के माननीय उपाध्यक्ष श्रीमान अनिल जोशी जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत।
जिनके संरक्षण में ये सेमिनार और केंद्रीय हिंदी संस्थान अच्छी गति से आप सब लोगों के सामने है। और आज इस वेबिनार के सम्माननीय संचालक डॉक्टर राजेश कुमार जी, जो केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के सम्माननीय सदस्य भी हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। विषय प्रवर्तन के लिए न्यूजीलैंड से रोहित कुमार हैप्पी, संपादक भारत दर्शन न्यूजीलैंड से उपस्थित है। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, क्योंकि वो अभी इस वेबिनार का जो विषय है उसका विषय प्रवर्तन करेंगे। और इस सेमिनार में उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, श्रोतागण और सभी सहयोगी, मैं सभी का एक बार पुनः केंद्रीय हिंदी संस्थान की ओर से और इस वेबिनार की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय राजवीर सिंह जी, आपने अपनी वाक शक्ति से सबका स्वागत किया और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सब जानते हैं कि आज न्यूजीलैंड में हिंदी पत्रकारिता के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम है। और प्रायः हम लोग बातचीत में नारद जी को पत्रकारिता का जनक मानते हैं और मैं पत्रकारिता के कीर्तित और अकीर्तित नायकों को नमन करता हूं और विश्व के समस्त पत्रकारों का भी सादर समादर करता हूं। और अधिक समय न लेते हुए मैं आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए हम सबके चिर परिचित आदरणीय राजेश कुमार जी को आमंत्रित करता हूं। आप सब जानते हैं कि डॉक्टर राजेश कुमार जी साहित्यकार के साथ साथ भाषाविद हैं और हिंदी रूसी के विद्वान हैं, रूस में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। और इन सब से आगे बढ़कर थोड़ा मैं कहूँ, वे व्यंग्य में हमें सभ्यता का व्याकरण भी सिखाते हैं। इसके साथ साथ वैश्विक हिंदू परिवार के एक आधार स्तंभ हैं। मैं आदरणीय प्रोफेसर राजेश कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया संचालन का दायित्व संभालें और इस पत्रकारिता के रथ को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर राजेश जी। आपका हार्दिक धन्यवाद डॉक्टर यादव। आज हम लोग एक तरह से उत्सव में शामिल हो रहे हैं जो न्यूजीलैंड में भारतीय पत्रकारिता के 100 वर्ष के उपलक्ष्य में है और बहुत सुंदर ढंग से, बहुत उत्सव से समन्वित भाषा में डॉक्टर यादव ने इसकी शुरुआत की और उनके सम्मानजनक शब्दों के लिए मैं उनका हार्दिक आभारी हूँ। हमारे राजवीर जी ने भी बहुत सुंदर शब्दों में सभी अतिथियों का स्वागत किया। और ये जो विषय है आज का, न्यूजीलैंड में भारतीय पत्रकारिता के 100 वर्ष, इसका परिप्रेक्ष्य देने के लिए, इसको समझाने के लिए, इसको आत्मसात करने के लिए रोहित कुमार हैप्पी जी ने एक छोटे सा वीडियो बनाया है। मैं चाहता हूं कि हम लोग उसको पहले देख लें तो हम लोग सबको समझ में आ सकेगा कि हम लोग आज किस कार्यक्रम में किस लिए उपस्थित हुए हैं। तो मैं ये छोटा वीडियो आपके लिए चला देता हूं। न्यूजीलैंड की भारतीय पत्रकारिता के गौरवशाली 100 वर्ष। 2 अक्टूबर 1920 को ऑकलैंड के बंदरगाह पर एक जहाज मायोनो पहुंचा। इसमें अनेक यात्री थे और इन्हीं में से एक थे 21 वर्षीय भारतीय युवक जयलाल कल्याण जी नेताली। मझले कद का, साधारण सा दिखने वाला यह युवक आने वाले समय में आओटियारोआ यानी न्यूजीलैंड की इस धरती पर इतिहास रचने वाला था। इसकी किसे खबर थी? न्यूजीलैंड में भारतीय पत्रकारिता का इतिहास 1 सदी पुराना है। भारतीय पत्रकारिता 20वीं सदी से न्यूजीलैंड में सक्रिय है। यह 1921 में गुजराती मासिक आर्योदय से आरंभ हुई। न्यूजीलैंड के इस पहले मासिक आर्योदय के संपादक J.K. नेताली और उपसंपादक P.V. पटेल थे। इसके प्रकाशक थे रणछोड़ के पटेल। यह कुछ समय के बाद बंद हो गया, लेकिन यह एक ऐतिहासिक पहल थी। इनसे मिलिए, ये है न्यूजीलैंड की भारतीय पत्रकारिता के पुरोधा, न्यूजीलैंड की पहली मासिक आर्योदय के संपादक
J.K. नेताली। ये इंडियन एसोसिएशन के आरंभिक दौर और बाद में 1930 से 1950 के बीच कई बार इसके अध्यक्ष भी रहे। जीवन भर भारतीयों के अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहे। 1930 में बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा संपादित विशाल भारत में न्यूजीलैंड प्रवासी डॉक्टर बलवंत सिंह का आलेख प्रकाशित हुआ। न्यूजीलैंड भारतीय पत्रकारिता में हिंदी प्रकाशन का अध्याय आंशिक रूप से द इंडियन टाइम्स में 1992 में हस्तलिखित हिंदी रिपोर्टों के प्रकाशन से आरंभ हुआ। 1996 में भारत दर्शन का पहला मुद्रित अंक आया और न्यूजीलैंड की हिंदी पत्रकारिता का नया अध्याय आरंभ हुआ। भारत दर्शन का इंटरनेट संस्करण प्रकाशित हुआ तो इस पत्रिका ने इंटरनेट पर विश्व का पहला हिंदी प्रकाशन होने का गौरव प्राप्त किया। वर्तमान में भारत दर्शन सर्वाधिक पढ़े जाने वाली ऑनलाइन हिंदी साहित्यिक पत्रिका है। वर्तमान में न्यूजीलैंड में अनेक भारतीय पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं और 1921 में आरंभ हुई पत्रकारिता की मशाल को थामे आगे बढ़ रही हैं। 1921 से 2021 के बीच जितनी भी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई, आज हम उन सभी के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं। नेताली जी, आपने जो मशाल 1921 में प्रज्वलित की, वह आज तक रोशन है और सदैव रहेगी। आपका आभार। बहुत सुंदर फिल्म तैयार की रोहित जी ने। एक तरह से हमें पता चल गया कि इस तरह से पत्रकारिता, भारतीय पत्रकारिता न्यूजीलैंड में रही है इन सालों में। और आज हमारा सौभाग्य है मंच का कि हमारे बीच इस अवसर पर हमें हमारे मंच को सम्मानित करने के लिए स्वयं उपस्थित है माननीय श्री मुक्तेश परदेशी जी, जो भारत के उच्चायुक्त हैं न्यूजीलैंड में और लगभग 3 वर्ष से वहाँ काम कर रहे हैं और हिंदी तथा अन्य भारतीय संस्कृति के अन्य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से सहयोग दे रहे हैं और उनके वहाँ रहते हुए हिंदी और भारतीय संस्कृति बहुत प्रगति कर रही है। तो मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ माननीय श्री परदेशी जी, कृपया आए और हमें उद्बोधन देकर कृतार्थ करें। धन्यवाद। न्यूजीलैंड से आप सभी सहभागियों को मेरा अभिनंदन। मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद, विश्व हिंदी सचिवालय, भारत दर्शन तथा वैश्विक हिंदी परिवार का अभिनंदन करना चाहूंगा जो आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। With your permission, I would like to speak in English because I see there are some editors who are editors of Indian newspapers. There are a few journalists representing other regional languages of India. So to have a wider impact, I'm choosing to speak in English. I'm so happy that today we are marking 100 years of journalism in New Zealand. From the first Indian monthly called Aryodaya, which was first published in 1921, to 100 years later, when we have a plethora of newspapers, television channel, their radio stations, and online publications, thriving and doing excellent service to Indian diaspora. Apart from Hindi, we have publications in English, Punjabi, Gujarati, and in recent times, I have come to know there are publications in other regional languages, including from South India. The readership and viewership includes not only people of Indian origin, Indo-Fijians, but also South Asians, because they look up to Indian newspapers and television and radio channels to entertain them and to get information about what's happening in the in South Asia.
Some of editors and some of the newspapers have excelled in community works, including charitable works. And a name which I would like to take, and he's one of the co-panelists today, Mr. Venkatraman has been recently awarded with Member of New Zealand Order of Merit for his role as a media person in the service of community. So many congratulations, Mr. Venkatraman. Friends, the modern history of New Zealand begins in 1769, the year it was explored by Captain James Cook. The story of Indian presence also goes back to the same year. I'm narrating the history of Indian presence in New Zealand to put the birth of the first Indian monthly in perspective. Indian sailors used to visit New Zealand on board sealing and timber ships, but it would be a few decades before they began to settle down. Indian migration to New Zealand in a steadier manner began in 1890s. By the end of the 19th century, there were not more than 50 Indians recorded in New Zealand. Fast forward by 20 years. In the 20th century, let me highlight a date which is very important in the history of the rise of Indian community in this country. And that day is 12 September 1920, the day a handful of early and suffering migrants, mainly from Gujarat, came together in a spirit of fraternity and perseverance in an alien land to create a platform and collective voice. The Auckland Indian Association was set up as a community service organization at a time when the number of Indians in this country was merely 671 if we go by the census data compiled in 1921. Last year, in February 21, I recall, I was very privileged to host one of the centenary celebration to mark 100 years of Auckland Indian Association in Auckland. Friends, 100 years ago, New Zealand was a different place. Let's visualize 1920-21 in New Zealand. It had merely 1.24 million people. The Labour Party, which is the ruling party today, was only 5 years old. And this is the oldest extant party. It was formed in 1916. You would not believe, but the first radio station, Radio Dunedin, would begin broadcasting after a year of the launch of Aryodaya. When Aryodaya was published, not a single radio station was present in New Zealand. The Indian community was small, hardly conversant in English, faced a number of insurmountable challenges, including restrictions on employment, gathering, family immigration, discrimination, and host of other issues. But two things helped them in formation of community organizations and perhaps the publication of a monthly called Aryodaya. The indentured system, the Girmitia system, had just been abolished in January 1920, and the national movement under Mahatma Gandhi was at its peak in India as a mass movement. These two things would definitely have impact on the developments here in New Zealand. It was in this historical context that the Auckland Indian Association was formed, and in 1921, the first Gujarati monthly, Aryodaya, was published. The name was apt to signify the rise of Aryas. The name is very symbolic, Aryodaya. The credit for this path-breaking step
goes to Jalal Kalyanji Netali. He was born in 1899, and as the video would establish, he came to Auckland in 1920 sometime. He was a true pioneer. He himself went through sufferings as a shopkeeper, but saw the value in political and community building, and an anti-racist activist, giving it a voice. For many years, he would serve as the president of New Zealand Indian Central Association. He wrote petitions to New Zealand government and letters to editors to educate opinion makers. Let us pay our respects to the great man. Aryodhaya unfortunately did not survive long. Rohit ji has made commendable efforts to document the growth of writings in New Zealand on India and Indian journalism. In 1935, a magazine called Uday was also launched, which also did not survive long. After a long gap, a newspaper named Sandesh was published in English in 1990s, followed by the Indian Times, Indian Post, the Fiji India Express, etc. Presently, the Indian News Link, the Indian Weekender, and the Indian News are being published in English in different formats. In 1990s, Happy Ji created history by publishing an online publication in Hindi, Bharat Darshan, which celebrated its silver jubilee last year. Also in 1996, Radio Tarana started its broadcast. Apna TV is the sole TV channel for people of Indian origin. Cook Hindi Samachar was the first Hindi newspaper which was published during 2005 to 2008. Today, there are a number of publications and channels in Punjabi, Gujarati, and South Indian languages serving the wider diaspora. How do I see the role of Indian ethnic media in today's context? Well, first of all, I see Indian ethnic media as a part, an essential component of wider Indian diaspora. They have, in particular, an integrating role in a multicultural society. They should help the migrants in settling down well and in assimilating, in integrating with the wider social groups in New Zealand. They have an unifying role. India is a country which represents unity in diversity. Our diaspora also comes from diverse background. At the same time, there is a thread, there is a bond of unity. Our ethnic media must represent that unity in diversity. The sense of Indianness, the Indian ethos, the Indian values, they should be championing those causes. They should be voicing communities' interests. As 100 years back, when Mr. J.K. Natali founded Aryodhaya, he has the noble intention of giving a voice to Indian community. That concern, that the broader objective remains even relevant today. And finally, as the High Commissioner, they have been helping me, and I expect them to supplement the efforts of the Government of India, the High Commission of India, and the Indian community in diplomatic field by bringing peoples and two countries, that is India and New Zealand, together. Thank you very much for this opportunity, and I wish you well in the new year. Thank you very much. आपका हार्दिक धन्यवाद माननीय परदेशी जी, और इतने विद्वत्तापूर्ण
वक्तव्य में और इतने कम समय में आपने पूरे परिदृश्य को हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया और न केवल जानकारी दी विभिन्न विकास की, डेवलपमेंट्स की, बल्कि इनसे क्या अपेक्षाएं हैं और ये क्या भूमिका निभा रही है और क्या भूमिका निभा रही है, उस पर भी आपने बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से प्रकाश डाला है। आपका पुनः हार्दिक धन्यवाद शामिल होने के लिए और इतने विद्वत्तापूर्ण वक्तव्य के लिए। साथियों, ये सारा कार्यक्रम तैयार करने में हमारे मित्र रोहित कुमार हैप्पी जी ने ही पूरा आयोजन किया है, पूरा श्रम किया है और उन्हें उनका संदर्भ भी परदेशी जी ने भी लिया है, कई बार उनका उल्लेख किया है और उन्होंने इस विकास को भारतीय पत्रकारिता के विकास के न केवल वे साक्षी रहे हैं बल्कि इसमें भरपूर योगदान भी किया है और उनका जो उनके द्वारा स्थापित भारत दर्शन हिंदी की प्रथम ऑनलाइन पत्रिका के रूप में स्थापित है। सबसे ज्यादा पाठक उनके पास हैं, सबसे ज्यादा पैसा वो कमाते हैं, तो उनसे बेहतर व्यक्ति नहीं हो सकता इस कार्यक्रम के लिए। अब विषय तो एक तरह से प्रवर्तित हो चुका है, लेकिन मैं चाहूंगा कि वे आए और अपने इस संदर्भ में अपनी बात कहें। रोहित हैप्पी जी। धन्यवाद राजेश जी, मैं आपका संकेत समझ गया हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, वैसे भी मैं लघु कथा लिखता हूँ। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मुख्य अतिथि हमारे परदेशी जी, आदरणीय नारायण जी, अनिल जी और सभी वक्ता और हमारे विशिष्ट अतिथि राहुल जी और जितने भी मित्र आज उपस्थित हैं। जहां तक पत्रकारिता की बात है, जितना थोड़ा बहुत मैं जानता था वो मैंने वीडियो में उड़ेल दिया है और बाकी तो मैं सुनना चाहता हूं कि राहुल जी क्या कहेंगे पत्रकारिता के बारे में, वेंकट जी क्या कहेंगे, संदीप जी क्या कहते हैं, उत्तम शर्मा जी हैं और कुलवंत जी क्या कहेंगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शेयर आपके साथ करना चाहूंगा साझा, वो ये कि पिछले दिनों एक रिपोर्टर ने मेरे को फोन किया और उसने मुझे कहा कि आप हिंदी में ही बोलते हैं, मतलब आपको अंग्रेजी आती है कि नहीं। तो मैंने उनको ABCD पूरी सुना दी, लेकिन जब मैंने उनसे क ख ग पूछा कि आप सुनाइए तो वो सुना नहीं पाए। तो कुछ लोगों की ये जो मानसिकता रहती है कि जो व्यक्ति हिंदी ही बोलते हैं वो दूसरी भाषाएं नहीं बोल सकते। तो जिस देश में मैं पिछले 32 साल से हूँ, यहाँ चरवाहा भी अंग्रेजी ही बोलता है। तो भाषा का विद्वता के साथ कोई भी किसी भी तरह से कोई भी संबंध नहीं है। तो पत्रकारिता जो है, कोई भी व्यक्ति जो पत्रकारिता करता है उसको ये जानकारी चाहिए कि भाषा की विद्वता से कोई मतलब नहीं और हमें ककार से मतलब है। हम ककार जानते हैं और हमें ककार ही पकड़ने हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं एक बार फिर से सभी का आपका अभिनंदन करता हूं और मैं चाहूंगा कि हमारे वक्ता आज अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें, एथनिक मीडिया की बात करें, सामुदायिक पत्रकारिता की। और यहाँ पर काफी दिग्गज मैं देख रहा हूँ जो शुरुआती दौर से हमारे साथ रहे हैं, जैसे रूपा जी शुरू से जुड़ी रही हैं, पुष्पा जी हैं। तो जितने भी मित्र हैं मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि हम एकजुट होके काम करें। मैं ये ज्यादा देखता नहीं हूँ कि पत्रकारिता में कोई एक भाषा को कुछ होता है तो दूसरी भाषा उसके बारे में कुछ ज्यादा लिखती हो, उसको कवरेज मिलती हो उस ढंग से। तो पत्रकारिता जो है वो कोई व्यापार नहीं है, इसे गणेश शंकर विद्यार्थी की आवश्यकता है, इसे गांधी जैसे लोगों की जरूरत है, तभी पत्रकारिता जो है आगे बढ़ पाएगी। वरना तो और भी बहुत काम है करने के लिए, हम और बहुत से काम धंधे कर सकते हैं, उनमें ठीक है पैसा भी है, सब कुछ है। धन्यवाद, नमस्कार। रोहित कुमार हैप्पी जी, आपका हार्दिक धन्यवाद आपके महत्वपूर्ण कार्य के लिए। बहुत ही हमारा साधुवाद। और रोहित जी ने इस संबंध में एक किताब भी लिखी है, न्यूजीलैंड में भारत की यात्रा, वो शीघ्र ही आपको उपलब्ध हो जाएगी।
और हमारा बहुत आपको शुभकामनाएं हैं। आप अच्छा काम और ऐतिहासिक काम करते रहें। और अब हम लोग चलते हैं, जैसे कि रोहित जी ने कहा, राहुल देव जी के पास। उनका परिचय सब लोग हम जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, भाषा कर्मी हैं, भाषा सेवी हैं। इसके अलावा राहुल जी को हम लोग एक बहुत ही स्नेही व्यक्ति के रूप में भी जानते हैं और संवेदनशील व्यक्तित्व है उनका। हम लोग जब काम नहीं कर पाते तो हम कहते हैं कि हम बीमार हो गए या हमारे परिवार में कोई घटना हो गई। पिछले दिनों कुछ समस्याएं हुई जहां वो रहते हैं, राहुल देव जी, गुरुग्राम में। और वहाँ उस घटनाओं से उनका जानकारी आपको है, उन घटनाओं से इतने विचलित हुए राहुल देव जी कि वो बहुत समय तक अपने जो दैनिक कार्यक्रम है, आमतौर से जो हम लोग काम करते हैं उनमें उनका मन नहीं लगा। तो ऐसे संवेदनशील, ऐसे प्रतिष्ठित पत्रकार हमारे साथ हैं और आज हार्दिक स्वागत है। कृपया आइए और उम्मीद है अब कुछ व्यवधान नहीं होगा। धन्यवाद राजेश जी। वो दरअसल हमको और आपको डांट पड़ रही थी। ज्यादा बोलने से मना किया जा रहा था। ठीक आदरणीय पद्मेश जी और नारायण जी और सभी मित्रों, मैंने तो रोहित जी से पहले ही कहा था कि मैं नहीं जानता कि इस विषय में मेरा क्या काम है, इस अंगने में मेरा क्या काम है, लेकिन उनका आदेश है और बहुत उनका स्नेह ऐसा है कि उसको ना नहीं किया जा सकता। तो मैं केवल एक पत्रकार होने के नाते से ही शायद उसी हैसियत से यहाँ पे हूँ। और हम जानते हैं कि कितना बड़ा ऐतिहासिक काम वो कर रहे हैं। 25 साल केवल अपने प्रयास से किसी भी काम को करना जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत लगन, बहुत समर्पण और एक निरंतर जलती रहने वाली भीतर कोई लौ मांगता है, और वो ये कर रहे हैं। इसके लिए हम जितना भी उनको साधुवाद दें उतना कम है। पत्रकारिता भी दरअसल ऐसी लॉ से ही शुरू होती है। बिना उसके अच्छी पत्रकारिता हो नहीं सकती, चाहे वो राजनीतिक पत्रकारिता हो या वो सामाजिक पत्रकारिता हो, विचार की पत्रकारिता हो, कोई भी पत्रकारिता। कल्याण जी, नेताली जी ने जो 1921 में शुरू किया, हम पाते हैं कि जो पत्रकारिता का इतिहास है, शायद भारतीय पत्रकारिता ही नहीं, चाहे वो देश में हो या विदेशों में हो, कहीं भी शुरुआत जहां जहां हुई है वहां ऐसे ही हुआ है कि कुछ एक छोटी सी शुरुआत हुई और उसके बाद थोड़े दिनों बाद चलकर वो प्रयास पूरी तरह कामयाब नहीं हुए। समाज ने या बाजार ने या दोनों ने मिलकर उसका पूरा साथ नहीं दिया और वो बंद हो गए। हिंदी पत्रकारिता 200 साल मनाने से सिर्फ 4 साल बाकी हैं, उसमें 196 साल की हिंदी पत्रकारिता हो गई। 1826 में पहला हिंदी अखबार उदंत मार्तंड निकला था कलकत्ता से। और विदेशों में हमें अगर हिंदी पत्रकारिता को हम देखें तो लंदन से हिंदुस्तान नाम का राजा रामपाल सिंह निकालते थे। वो 1883 में शायद निकला था, रोहित जी को शायद जानकारी होगी, 1883। लेकिन ये सारे इसी तरह अमेरिका में भी भारतीय पत्रकारिता का इतिहास है। वहां पे पत्रिकाएं मासिक, त्रैमासिक, द्वैमासिक, साप्ताहिक आदि ये सब निकले। थोड़े थोड़े दिन चलकर कुछ साल चल के बंद हो गए। हिंदुस्तान भी जो राजा रामपाल सिंह वाला था, लंदन से निकला था, वो भी 2 या 3 साल चल के बंद हो गया। तो ऐसा ही हम पाते उदंत मार्तंड, जिसका मैंने उदाहरण दिया, 1826 में जो निकला,
वो भी शायद 1-2 साल भी वो नहीं चल पाया था ठीक से। बहुत लंबे चलने वालों में याद आता है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में, जहां वो 1893 में पहुंच गए थे, उन्होंने 1903 में इंडियन ओपिनियन शुरू किया था, वो भी 3 भाषाओं में, जैसे यहाँ पर नेताली जी ने किया, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में। तो वो काफी लंबा चला। गांधी जी के वैसे तो सारे ही काम ऐसे रहे हैं जो जल्दी बंद नहीं हुए, लंबे चले हैं। उन्होंने कभी जो एक चीज शुरू की तो उसको आमतौर पर छोड़ा नहीं है, ऐसा हम कम पाते हैं कि उन्होंने कुछ शुरू किया हो और वो जल्दी चीज छूट गई हो। विदेशों में जो भारतीय पत्रकारिता वो किसी भी भाषा की हो, और मुझे खुशी है कि आज यहाँ पर वेंकट रमन जी भी हैं और पंजाबी की हमारी कूक की संपादिका भी हैं, कुलबंद जी हैं, रूपा जी हैं, मुझे लगता है कुछ शायद और भाषाओं के पत्रकार भी होंगे यहाँ पर। एक मैं देख रहा हूँ, हमारे एक मित्र हैं जो एक टीवी से भी जुड़े हुए लगते हैं, उत्तम शर्मा जी हैं अपना टीवी के। तो इन सबको हम चाहेंगे, मैं आशा करता हूं कि इन सबको सुनने का मौका हमें मिलेगा, क्योंकि इनका जो अनुभव रहा है और इनकी जो प्रेरणाएं रही हैं इसको चलाने के पीछे और जो संघर्ष रहे हैं, वो निश्चित ही बहुत रोमांचक होंगे। और ऐसे समय जब, जैसा अभी पद्मेश जी बता रहे थे कि भारतीयों की कुल संख्या ही जहां पर कुछ 100 में थी, सैकड़ों में थी, उस समय अखबार शुरू करना या पत्रिका शुरू करना सब हस्तलिखित ही थे। कितना दुष्कर काम रहा होगा, और इसके पीछे वो जो जिस लॉ की मैं बात कर रहा हूं, वो लॉ कितनी प्रबल रही होगी, अपने लोगों को जोड़ने की और जोड़े रखने की, उन तक पहुंचने की इच्छा कितनी बलवती होगी, इसका अंदाज हम थोड़ा सा अपनी कल्पना का सहारा लेकर कर सकते हैं। तो पत्रकारिता की एक बुनियादी चीजों में ये है, और ऐसे जगह पर जो विदेशों में पत्रकारिता शुरू होती है, केवल भारतीय ही नहीं, संसार भर में हम देखें तो वो कुल पहला उसका उद्देश्य होता है समाज को जोड़ना, वहां के समाज को जोड़ना, बहुत स्थानीय और उस वहां के उस देश के राष्ट्रीय प्रश्न, राजनीतिक प्रश्न, आर्थिक प्रश्न। मैं नहीं समझता कि इन पत्रिकाओं और अखबारों के का मुख्य विषय होते हैं, लेकिन जिस समाज के वो हैं, और वो समाज चूंकि एक बड़े, ज्यादा बड़े समाज में एक छोटा सा हिस्सा होता है, अल्पसंख्यक होता है हम कह सकते हैं, तो उसका एक विशिष्ट मनोविज्ञान होता है, उसको अपने साथ एक साथ रहने की जरूरत ज्यादा तीव्रता से महसूस होती है, ज्यादा गहराई से महसूस होती है, और उसमें इस तरह के सभी मंच, सभी जो प्रयास हैं पत्रकारिता के, वो बहुत कारगर साबित होते हैं। और अक्सर हम पाते हैं कि जिन जिन लोगों ने ये प्रयास शुरू किए हैं, वो केवल प्रकाशन तक सीमित नहीं रहे, वो सब अपने अपने समय में अपने समुदाय का नेतृत्व करने वाले लोग भी रहे हैं। नेताली जी का भी हमने जो अभी कहानी सुनी, उनके बारे में भी यह है कि वो एक साथ कई संगठनों में, कई मोर्चों पर और आयामों में, क्षेत्रों में सक्रिय थे। तो प्रकाशन ऐसी जगहों पर वो एक सामाजिक नेतृत्व और सामाजिक एकत्रीकरण, इन दोनों का माध्यम भी बनता है। दूसरी एक और चीज, एक बहुत रोचक ये होगा, मैं नहीं जानता, मुझे मौका नहीं मिला है, लेकिन जैसे रोहित जी हैं या जो लोग विदेशों में, अब न्यूजीलैंड के काफी हमारे पत्रकारिता के मित्र यहाँ पर हैं, कि इनकी ये अगर पुराने अंक इनके उपलब्ध हों तो उनसे हमें उस समय हमारे समाज की स्थितियां क्या थी, उसके संघर्ष क्या थे, कौन लोग थे, उसका संगठन कैसा था, किस तरह के काम वो कर रहे थे, उनका एक समाजशास्त्रीय और ऐतिहासिक उसकी जानकारी और समझ पाने का भी एक बहुत बड़ा जरिया ये होते हैं। तो एक ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय अध्ययन का शायद सबसे बड़ा माध्यम अपने अपने काल में इन सारे समुदायों के
इस तरह के प्रयास सारे होते हैं। तो मैं नहीं जानता कि अभी आर्योदय के कुछ अंक उपलब्ध हैं कि नहीं, कहीं बचा के रखे हैं कि नहीं, नेताली जी का परिवार अभी कोई है कि नहीं वहां पर, उनके पास कुछ सामग्री है कि नहीं। रोहित जी के इसको देखकर लग रहा है कि शायद है, परिवार उनका है। तो शायद अभी भी हम लोगों जो हमारे मित्र यहाँ पर बैठे हैं न्यूजीलैंड वाले, उनके पास शायद अभी भी एक मौका होगा, अगर वो पहले ही ये नहीं कर रहे हैं, कि 100 साल पहले के भारतीय समाज की स्थितियां वो कैसा था, इसको हम इन अंकों, पुराने अंकों के अध्ययन से, शोध से निकाल के बाहर ला सकते हैं कि नहीं। और तो जो रहने वाले वहां परिवार हैं, उनके अब कई दूसरी तीसरी पीढ़ियां आ रही होंगी, चौथी पीढ़ी भी शायद होगी, उनके लिए अपने परिवारों का इतिहास जानना, अपने समुदाय का इतिहास जानना भी एक बड़ा रोचक अनुभव हो सकता है। और अब तो मेरा एक प्रिय विषय रहा है, अभी भी है, जिसे हम स्थानीय इतिहास कहते हैं। और स्थानीयता, हम कितने भी वैश्विक हो जाएं, संसार कितना ही वैश्वीकृत हो जाए, एक गांव बन जाए, लेकिन इस वैश्विकता में भी स्थानीयता का महत्व कम नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा। अंततः सारी राजनीति, सारा पर्यावरण या जितनी भी चीजें हम पाते हैं, सारा इतिहास भी और पत्रकारिता भी अंततः स्थानीय है। तो आज की हमारी पत्रकारिता के जितने भी मंच हैं, न्यूजीलैंड में हो या भारत में हो या कहीं भी हो, उनमें स्थानीयता भी हमारी कितनी अपने विविध रूपों में प्रकट होती है। हम अपने समुदाय के, अपने पाठक या दर्शक या श्रोता वर्ग के जीवन के किन किन क्षेत्रों को, आयामों को छू पाते हैं, उनको सामने ला पाते हैं, उसमें स्थानीयता की एक ये दृष्टि बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो वो केवल सामाजिक, चाहे होली दिवाली के कवरेज करना या कोई आया तो उसका भाषण की कवरेज करना, उससे नहीं, उससे कहीं ज्यादा आगे जाने वाली और ज्यादा नीचे गहराई में जाने वाली एक दृष्टि स्थानीय पत्रकारिता उस दृष्टि की मांग करती है कि हम उनके जीवन के, अपने समुदाय के जीवन के कितने विविध पक्षों को देख, सुन और समझ सकते हैं और समाज के सामने ला सकते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे जितने भी प्रयास हैं सारे देशों में, जो भारतीय समुदाय के लोग, हमारे भारतीय मित्र कर रहे हैं अपने अपने देशों में, सारी भारतीय भाषाओं में, उनके लिए अभी भी उस सामाजिक एकत्रीकरण, सामाजिक जुड़ाव को मजबूत करने की जो अपेक्षा है, जो उनका मैं कहूँगा उद्देश्य है, वो अभी भी कम प्रासंगिक नहीं हुआ है, भले ही हम सब कितने वैश्विक हो गए। और अब तो एक समस्या हमारे सामने ये है कि इस तकनीक ने, टेक्नोलॉजी ने हमें एक दूसरे से जुड़ना, सागरों के आर पार, द्वीपों और प्रायद्वीपों के आर पार बहुत संभव और आसान कर दिया है। लेकिन शारीरिक रूप से हम जिसे समुदाय कहते हैं, एक सचमुच जीवंत सक्रिय समुदाय, वो केवल आभासी समुदाय नहीं हो सकता। तो हम जहां भी हैं वहां पर अपने इस समुदाय को, आज एक अच्छा शब्द मैंने पढ़ा ट्विटर पर, हमारे बड़े विद्वान हैं हिंदी और संस्कृत के, सुरेश पंत जी, उन्होंने सदेह कहा। वो एक शब्दकोश की खोज कर रहे थे, शब्दकोश में एक, तो मुझे लगता है कि जो सदेह समुदाय है अपनी अपनी जगहों पर, उसको भी एक नए तरीके से या पुराने तरीकों को ही आगे बढ़ाते हुए जोड़े रखने की, उसकी नई पीढ़ियों को जोड़े रखने की, एक दूसरे के संपर्क में और एक दूसरे के हृदय से जोड़े रखने की जो एक जरूरत है, सच्चे समुदाय और सामुदायिक भावना को बढ़ाने और मजबूत करने की जो जरूरत है, वो इतना बड़ा काम हमारे सभी ऐसे मित्रों के सामने है जो अलग अलग विधाओं से, अलग अलग तरीकों, मंचों और तकनीक का इस्तेमाल करके ये अखबार, पत्रिकाएं, जर्नल निकाल रहे हैं, और वो सारी भारतीय भाषाओं में निकाल रहे हैं।
तो मैं आज जितने हमारे मित्र यहाँ पर हैं अलग अलग इन पत्रकारीय मंचों के, उनको मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और मुझे विश्वास है कि कभी ईश्वर ने चाहा तो आप सबसे हम सबको सदैह मिलने का भी अवसर मिलेगा, और हमारा एक जो अभी आभासी समुदाय है वो एक सदैह समुदाय भी हो सकेगा, हम लोग कभी मिल सकेंगे। ये आशा जरूर हम सबकी बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रोहित जी को एक बार बधाई देता हूँ फिर से अपने इस अभूतपूर्व बहुत जबरदस्त काम और उपलब्धि के लिए। आपका हार्दिक धन्यवाद राहुल देव जी, आपके सारगर्भित विवेचना के लिए। सामाजिक, स्थानीय, सामुदायिक स्तर पर जिस तरह से पत्रकारिता अपनी भूमिका निभाती है और निभा सकती है, उसकी तरफ हम सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए हार्दिक धन्यवाद। और अब हम लोग अपने माननीय वक्ताओं की ओर चलते हैं, जिन्होंने इस गौरवशाली 100 वर्ष के इतिहास में भूमिका निभाई है, निभा रहे हैं और इसे देखते रहे हैं, इसके विकास में अपने कदम साथ मिलाकर चलते रहे हैं। तो सबसे पहले इस निवेदन के साथ कि सभी वक्ता 5 से 7 मिनट के बीच अपनी बात कह सकेंगे, सागर में सागर भरने की तरह से, ताकि हम समय पर ये कार्यक्रम समाप्त कर सकें। सबसे पहले मैं श्री वेंकटरमन को आमंत्रित करना चाहूंगा। उन्हें अभी एक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, हम सब की तरफ से उन्हें पुनः एक बार बधाई उसके लिए। श्री वेंकटरमन न्यूजीलैंड से प्रकाशित होने वाली न्यूज लिंक के संपादक हैं और पिछले वर्ष उन्होंने 22वीं वर्षगांठ इस पत्र की मनाई है। इसके लिए भी उनको हमारी बधाई, और इसके भी गौरवशाली 100 वर्ष पूरे हों, उसके लिए भी हम अग्रिम बधाई उन्हें देते हैं और सादर आमंत्रित करते हैं वेंकटरमन जी को। नमस्कार जी। अंग्रेजी में बोलना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि हिंदी तो सबको समझ में आती है, मैं थोड़ा अंग्रेजी में भी बोलना चाहता हूँ, तो आप जिस भाषा में चाहें उसमें बोल सकते। जी नमस्कार। ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं 3 कारण रखा था अंग्रेजी में बोलने के लिए। पहला कारण ये था कि मेरा सोच और जुबान हिंदी में तेज नहीं चलता है। दूसरा है कि मैं साउथ इंडिया से हूँ, मुझे मौका नहीं मिला हिंदी सीखने के लिए। तीसरा है मैं इंडियन जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन पूरा से पूरा लास्ट 56 years आई बीन एन इंग्लिश जर्नलिस्ट। एंड अभी चौथा कारण आ गया, our revered High Commissioner spoke in Hindi, in English, therefore I also have the right to speak in English. At the start, while thanking you for the opportunity, I want to say that the Natali family is very much in existence in New Zealand, and I work very closely with the Natali family. About 23 years ago, when Indian Newslink started, we had a scholarship program in the name of Natali family, in the name of the founder, that went on for quite some time. And Rahulji was asking about how we will bring together the history of Indians in New Zealand. For his information, I'm happy to say that the Auckland Indian Association has produced a historical exhibition which traces the origin of Indians in New Zealand and what the kind of experience that they have had since their arrival more than 100 years ago. With that, I want to say how journalism has changed, at least from the time I started this in my career in 1965-66. We were people running with a small typewriter in hand, and from there, today, we are able to communicate from the fingertips of a mobile phone. In New Zealand, when I arrived here about 23, 24 years ago, I'm proud to say that I was the first Indian to work for an English newspaper. It's called the National Business Review. I worked with them for about 11 years, even as we launched Indian Newslink. In 1999, when Indian Newslink was established, there was not much of an opportunity for the Indian voice to be heard in the market.
Rohit ji was there, but his sphere of activity was online, and he was concentrating on the Hindi aspect of journalism. So we started Indian Newslink to become the voice of not just the Indian community comprising people from India, but also from people from other parts of the world. In 1999 was a propitious year to start a newspaper because the inflow of population of Indian origin from various parts of the world at that point of time from India and Fiji started to rise. And in the early 2000s, we started getting people from South Africa, East Africa, West Africa, and other parts of the Indian Ocean nations. And today, the Indian community, the Indian diaspora, they say that there is about 240,000 people. So when anyone asks me what is the population of Indians in New Zealand, I always say 230,000 plus GST. So that has been, so with the opportunity to communicate with the Indian community, the Indian Newslink became a point of attention. And we launched a number of other initiatives for community engagement, apart from a newspaper. The brand, the stable today contains a bi-weekly newsletter to communicate with the people the latest news. And then we have a business awards program to connect the business community and showcase to the rest of New Zealand and perhaps the rest of the region as to how successful Indian people of Indian origin are in businesses. Then we have sports, community, arts and culture awards to showcase the talent that we have in all these areas of activity. Then to stimulate the intellect of the people, we launched an annual lecture series which discusses issues of importance. And this year we had the good fortune of His Excellency Muktesh Pardeshi as one of the key speakers. Then we have festivals of South India to showcase the festivities and the culture, cuisine, and costumes of South India, because Diwali, Holi, and other events have a national significance in New Zealand. There are a few pointers. I was going to discuss this with our High Commissioner in course of time. In India, which we believe is one of the finest countries showcasing journalism, with the right to interrogate, the right to question, the right to inform, and the right for expression. In India, we have news agencies such as Press Trust of India, United News of India, which are cooperative enterprises run by newspaper organizations, and perhaps today other media are also involved with those news agencies. In New Zealand, we do not have any such agency. In fact, there was only one cooperative agency called the New Zealand Publishers Association. And unfortunately, that closed down about 10 years ago. As far as the Indian community is concerned, we do work in unison. The High Commission is a point of contact for us, point of unity. It's a platform over which we lean our shoulders against. But apart from that, as a professional organization, we do not have a binding voice in terms of a news agency or in terms of a medium which will bring us all together. We work towards the same objective of informing and bringing together communities, but we are not united in what we do. One of the reasons why that is a salient feature of the newspaper industry in New Zealand, the news media industry, is that this country has created a habit of providing news service free of cost. The so-called community newspapers, which thrive all over New Zealand, are distributed free of charge.
So when Indian Newslink came into the market, we had no choice but to provide our services free. So over the years, a newspaper like Indian Newslink feels the pressure of finance because we are not backed by financiers or people with what they call heavy checkbook. In spite of all that, journalism among the Indian community thrives in New Zealand, and we are proud of the fact that this community has a number of newspapers, radio stations, and other channels of communication to bring to the Indian community information that occurs not only in news that occurs not only in India, but also in other parts of the world, which could be of interest to the Indian diaspora. I would like to conclude by paying tribute to everyone who is involved in this industry: reporters, cameramen, space providers, advertising agencies, webmasters, everyone who contributes to the progress of journalism in New Zealand. In particular, I want to pay tribute to our dear friend, Muktesh Pardeshi. It's no exaggeration to say that he is a breath of fresh air. And after a long time, we have had a High Commissioner who truly understands what is journalism, truly understands the nuances of journalist behavior, truly understands the importance of media. And unfortunately, people of such caliber, their tenure is limited. So we hope that we will have many more years of association with Muktesh ji, and I'm sure my colleagues will have a lot more to say. All that I would like to say at this point of time is that in my career of 55, 56 years, I've had the pleasure and privilege of working with some of the stalwarts from India. And that includes Khushwant Singh, Kel Shankar Jha, H.K. Dua, and many others, many of the stalwarts in South India. The values that we have learned, the values of journalism that we have learned from them, is what we exercise today in our pursuit of the profession in New Zealand. And I am very confident that younger people, highly talented people like my dear younger brother or son, I could say, Sandeep Singh, who is to follow perhaps after me, will bring greater value to journalism, because it is in such people that people like me who are slowly fading away will rest our future on. Thank you for the opportunity, and I hope that everything will be fine. One of the greatest things is for us to meet like this. Thank you, sir, and good evening. बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद आपका वेंकटरमन जी। आपने बहुत ही विवेचनापूर्वक ढंग से चर्चा की, कैसे इंडियन न्यूज लिंक योगदान कर रहा है पत्रकारिता में, उत्सवों में, शिक्षा में, समुदाय में। और आपने इस समय वहाँ जो जरूरतें अभी न्यूजीलैंड में हैं, जैसे न्यूज एजेंसी की, उस पर भी चर्चा की। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपके काम के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और जैसा कि वेंकटरमन जी ने कहा, अब हम बात करते हैं श्री संदीप सिंह जी से। वे न्यूजीलैंड से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र द इंडियन वीकेंडर में कंटेंट एडिटर, सामग्री संपादक कह सकते हैं। बहुत वर्षों से पत्रकारिता में जुड़े हैं और अगर वेंकटरमन जी उनका उल्लेख करते हैं और उनसे अपेक्षाएं रखते हैं तो अवश्य बहुत भरपूर योगदान कर रहे हैं वे। और मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं इस विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए। कृपया आइए संदीप जी। संदीप जी, आप सुन रहे हैं? नमस्कार साथियों। नमस्कार। हाँ जी, सबसे पहले मैं, जैसा कि वेंकट सर ने बहुत जिम्मेदारी मुझ पे सौंप दी है, तो
उस जिम्मेदारी को मैं बहुत आगे उठा पाता हूं कि नहीं उठा पाता हूं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उस परंपरा को जरूर फॉलो करूंगा कि थोड़ी देर में मैं अंग्रेजी माध्यम से बोलना शुरू करूंगा, फॉर द सेम रीजन कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार इंग्लिश लैंग्वेज में पत्रकारिता करते करते हमारी भी सोचने और सोचकर उसको बोलने की जो शक्ति है वो अंग्रेजी भाषा में चली गई है। लेकिन हिंदी भाषा के, एक तो हिंदी भाषी क्षेत्र से आने के लिए और हिंदी भाषा से जुड़े रहने के लिए मैं कुछ समय जरूर प्रयास करूंगा कि हिंदी भाषा में बोला जाए। तो सबसे पहले ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया गया मुझसे, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि इस वेबिनार में न सिर्फ बहुत जबरदस्त इतिहास है बट बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस भी है। हमारे न्यूजीलैंड क्षेत्र से ही हिंदी भाषा के बहुत पहुंचे हुए उद्यमी, भाषाकर्मी, साहित्यकार, एक्टिविस्ट इस वेबिनार में हैं और उनकी प्रेजेंस के बाद भी मुझे ये मौका मिला, इसके लिए मैं काफी थैंकफुल हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। रोहित जी के लिए धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमने जैसे कई चीजें सुनी, जैसे कि राहुल जी कहा कि पत्रकारिता के लिए एक लॉ की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही है। मैं भी पत्रकारिता को एक महायज्ञ की तरह देखता हूं, जिसमें हम सभी का कुछ ना कुछ आहुति देने का मौका मिलता है और अवसर प्रदान होता है। तो मुझे ये मौका न्यूजीलैंड में मिला। पिछले 6 साल से मैं यहाँ पत्रकारिता कर रहा हूँ और जैसा कि आपने सुना, इंडियन वीकेंडर का संपादक रहा हूँ। इंडियन वीकेंडर अखबार को लगभग 13 साल हो चुके हैं और यहाँ पर ये जो हमारा एक डाइवर्स मीडिया लैंडस्केप है उसमें एक प्रमुख रोल प्ले करता है। So coming back to English language, as Venkat sir has given me this baton, so I would also like to speak in English language. That Indian Weekender, along with other media players prevalent here in New Zealand, continue to play a leading role, not only in providing a sense of self-esteem to our broader Kiwi Indian community, a sense of connection to their Indian heritage, commonly shared Indian culture, but also being a prominent voice of the Kiwi Indian community. So in our endeavor, we are reasonably successful in having a reasonable access to those who are accountable to policy making, power and authority. And from time to time, we have been able to probe and integrate them and investigate them and be responsible to bring a lot of policy change affecting to a lot of Kiwi Indian community. So अगर हमारे सक्सेस को नापना है तो पिछले 12-13 सालों में हमारा सक्सेस ये रहा होगा कि हमने कितनी बार ब्रॉडर कीवी इंडियन कम्युनिटी के जो इश्यूज हैं, चाहे वो इमिग्रेशन से रिलेटेड हों, चाहे वो पार्टनरशिप वीजा से रिलेटेड रहे हों, या और भी जैसे कि जब इंडिया से फ्लाइट बंद कर दी गई थी, इस तरह के मुद्दों को हमने समय समय पे उठाया है। लोगों के जो दुख दर्द हैं या जो सेंटिमेंट्स हैं उसको गवर्नमेंट को रिले किया है और गवर्नमेंट ने भी समय के साथ उस पर रिस्पॉन्ड किया है। So this is a big success, not only for Indian Weekender, but I would say for the entire Indian media landscape, because the kind of success that we have, the kind of position that we enjoy here in contemporary New Zealand could be a good example for the rest of ethnic media migrants from rest of the world. जब आप कंपेयर करेंगे कि भारतीय मूल के एथनिक माइग्रेंट मीडिया का जो सक्सेस है या जो एक्सेस टू पावर है और उनको होल्ड टू अकाउंट करने की जो सक्सेस है, वो शायद विश्व में दूसरे देशों में बसे हुए प्रवासी कम्युनिटीज और उनके एथनिक मीडिया से काफी लेवल पे कंपैरेबल होगा। So it is a point of great self-honor, self-respect that is not limited to only ethnic media players, but it is shared mutually in a very democratic way to the rest of entire 250,000 strong Kiwi Indian community. इस सेंस ऑफ प्राइड से हम लोग काम करते हैं, यहाँ पर अपनी गलतियों से सीखते हैं और जैसा कि समय समय पे कहा गया है, हाई कमिश्नर जी ने कहा है कि कोशिश रहती है कि हम लोग यूनाइट रहें, भारतीय कल्चर को, भारतीय हेरिटेज को रिप्रेजेंट करें और जैसा कि हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि हम अपने लोगों की आवाज को प्रखरता से उठाएं, वो हम लोग करते रहे हैं।
गोइंग बैक एंड कनेक्टिंग द डॉट्स विद हिस्ट्री, जैसा कि हम कई बार सुन चुके हैं आज कि जब 1921 में सबसे पहला भारतीय मूल का पत्र जब आया था, उस समय भारतीय मूल की जो पॉपुलेशन 1921 में थी, वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड्स वेबसाइट, there were only 676 people who were living of Indian origin. अगर 676 लोग जो हमारी पॉपुलेशन थी और उस समय हमारे पास एक पत्र हमारा भारतीय मूल का निकला, so it is a great reflection on the entrepreneurial and adventurous spirit of our Indian people. जैसा कि राहुल देव जी ने बताया और परदेशी जी ने भी जिक्र किया कि 1920 और 1925 का वो दौर था जब भारत में गांधी जी और हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट बड़ी तेजी से चल रहा था। लोगों के अंदर वो आग लगी हुई थी कि वो अथॉरिटी को चैलेंज करें, अपने लोगों को यूनाइट करें और पत्रकारिता के साथ समाज को जोड़ने की कोशिश करें। तो वो कोशिश यहाँ न्यूजीलैंड में हमने 1921 में देखी और उसके बाद निरंतर वह चलती रही। लेकिन वो करते करते पिछले 10 वर्षों में, मैं कहूंगा कि पिछले अगर हम 100 वर्षों से कंपेयर करें तो शायद पिछले 10 वर्षों में ये एक स्वर्णिम समय है भारतीय मूल के पत्रकारिताओं के लिए। वी हैव सीन द एडवेंट ऑफ मेनी रॉबस्ट प्रिंट न्यूज चैनल्स, रेडियो चैनल्स, टीवी, हिंदी भाषा में रोहित कुमार जी का जो भारत दर्शन है उसका, और इसके सिवाय पिछले 10 वर्षों में हमने हिंदी भाषा के उत्थान में काम करने के लिए बहुत जबरदस्त एक्टिविस्टों को देखा है, जो कि उस यज्ञ में, जिस यज्ञ की मैं बात कर रहा था, उस यज्ञ में अपनी समय समय पे आहुति देते रहते हैं। हमने यहाँ पर देखा है कि हिंदी भाषा को न्यूजीलैंड में एज ए सेकेंडरी लैंग्वेज इन द न्यूजीलैंड स्कूल्स वो इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे हिंदी भाषा और कुछ दूसरी क्षेत्रीय भाषा जैसे पंजाबी, उसको इंक्लूड कराने के लिए बहुत ही सस्टेन तरीके से काम किया गया है। बहुत सारे हमारे यहाँ पर एक्टिविस्ट इस रूम में हैं, उन सबको आभार। और एज इंडियन वीकेंडर एडिटर विच इज अ इंग्लिश न्यूज़पेपर, regardless of that limitation, we have always been committed in contributing positively towards our Hindi language activists. We made it a point to always give as much possible coverage to their great spirit, their great contributions, their great endeavors. Because जो मूल में एक बात है कि हम सभी भारतीय मूल, भारतीय हेरिटेज के लोग हैं, और हमें भारत से बाहर निकलने के बाद जो एक दूसरों के प्रयासों को, एक दूसरों के एंडेवर्स को संबल प्रदान करने की जो एक हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हम लोग हमेशा कोशिश करते रहे हैं कि अच्छे से पूरा करें। तो मैं हमारे सभी उन हिंदी भाषा के जो एक्टिविस्ट हैं, स्पेशली फ्रॉम फिजी इंडियन कम्युनिटी एज वेल, जो लोग बहुत ही लंबे समय तक निरंतर प्रयास करते रहे हैं, शायद उसको लिए भी वो लोग साधुवाद उनको मैं करना चाहूंगा। और एज इंडियन वीकेंड एडिटर मैं उन्हें ये हमेशा इंडिविजुअल लेवल पे भी हम उन्हें ये विश्वास दिलाते रहे हैं कि हम उनके कार्यों को, उनके एंडेवर्स को हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। और इस मंच के द्वारा भी मैं ये बताना चाहूंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में पत्रकारिता करना हमारा चॉइस है, just because we want to connect with the broader spectrum of Indian diaspora here, but it's not a limitation and it's not a mark of disrespect towards Hindi language. तो हम लोग हमेशा से कोशिश करते रहे हैं कि हिंदी लैंग्वेज के प्रचार और प्रसार के लिए हमें जो भी करना पड़े हम उसे करें, ना सिर्फ अपनी पत्रकारिता में बल्कि पत्रकारिता के साथ साथ जो हमारे दूसरे एंडेवर्स हैं। और इस विश्वास के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि राइट नाउ जो इंडियन मीडिया लैंडस्केप है, इट इज डेफिनेटली थ्राइविंग, एंड इट इज थ्राइविंग largely because of our personal commitment, less because of the money that is flowing in. Certainly COVID के बाद money has been very tight, we all are struggling, we all are in the same boat, but the manner in which all our media players, including journalists, resolutely committed to Indian journalism is a great achievement in itself.
and it's a mark, it's a sign that Indian journalism will continue to grow in coming years, in coming decades, and we will continue to serve our broader Indian community. धन्यवाद। आपका भी हार्दिक धन्यवाद संदीप सिंह जी। आपने बहुत ही भावपूर्ण ढंग से बताया कि कैसे इस दिशा में इस समय पत्रकारिता जा रही है और कैसे विभिन्न भारतीय भाषाओं के और अन्य भाषाओं के पत्रकार और संस्थाएं एक दूसरे का सहयोग करके विभिन्न और खासतौर से हिंदी के प्रसार में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस वक्तव्य के लिए, इस योगदान के लिए। और अब हम चलना चाहेंगे कुलवंत कौर जी की ओर, जो कूक समाचार की संपादक हैं। यह पंजाबी समाचार पत्र के रूप में तो निरंतर चल रहा है, लेकिन इसका हिंदी संस्करण भी 2005 और 2008 के बीच चलता रहा है। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, कुलवंत जी कृपया आएं और इस अपने यात्रा से हमें परिचित करवाएं। कुलवंत कौर जी। हाँ जी, नमस्कार जी। अब मैं अपने बारे में मैं आप सुन सक रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। अगर मैं सब कुछ तो वेंकट जी ने बोल दिया और हासा संदीप जी ने बोल दिया, पर मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ। जो डंडे खा खा के हम लोगों ने किया वो क्वेश्चन हमने छोड़ दिया क्योंकि ये इतना आसान तो नहीं रहा होगा। ऑफ कोर्स ये 100 साल का इतिहास है, इसमें इतना इजी रहा होगा क्योंकि पत्रकारिता आसान तो नहीं है भाई। और स्पेशली जो वेंकट जी ने बोला कि फ्री, आप यहीं से शुरू कर लेते हैं कि जब फ्री है और उसमें कुछ मिलने वाला भी नहीं है, फिर आप क्यों कर रहे हो? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहा है और फिर इसको कंटिन्यू करना। अब हमारे न्यूज़पेपर को 19 ईयर हो गए, 19 साल से हम लोग इस न्यूज़ चला रहे हैं। जैसे राहुल जी कह रहे थे कि काफी कुछ रहा होगा, यस बहुत कुछ रहा। जब हमने पंजाबी न्यूज़पेपर शुरू किया 2003 में, तो यहाँ इंडियन न्यूज लिंक था जिसको हम फॉलो करके पूछते थे कैसे करें बताइए ना। तो पर ये हमारा पंजाबी न्यूज़पेपर था और लोगों को सुनने की भी आदत नहीं, बिल्कुल कुछ भी सुनना चाहते थे। हाँ, फोटो जरूर देखना चाहते, फोटो छाप दो तो ठीक है, नहीं तो नहीं। पर एनीवे वो काफी अच्छा इंटरेस्टिंग समय हमने निकाला, जैसे कैसे अपने आप जगह बनाई। हम न्यूज़पेपर इसलिए भी शुरू किया कि अगर आप बाहर के देशों में देखो तो लैंग्वेज प्रिजर्वेशन के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। अब हिंदी हमारी देखा जाए तो सबसे ज्यादा बोलने वाली लैंग्वेज में आ गया, राइट। तो हमारे स्कूलों में, यहाँ न्यूजीलैंड के स्कूलों में भाषा के वीक बनाए जाते हैं, जैसे मौरी लैंग्वेज वीक, चाइनीज लैंग्वेज वीक, हिंदी लैंग्वेज वीक, अब तो पंजाबी लैंग्वेज वीक। अब इसको हमने देखा कि गुरुद्वारों में और मंदिरों में, गुरुद्वारों में पंजाबी पढ़ाई जाती है, वीकेंड में स्कूल हुआ करते थे जो अभी भी चल रहे हैं, और मंदिरों में भी हिंदी, जो जितना भी जहाँ भी हो सकता था। तो हमने देखा कि चलो अब तो काफी इसमें स्पेस है, तो हमें न्यूज़पेपर लाना चाहिए। अब मैं तो खैर कमर्शियल आर्टिस्ट, मेरा नाम संपादक में डाल दिया, थैंक यू। पर ये हमारी फैमिली का न्यूज़पेपर है, इसको किन क्रिएशन इंटरनेशनल लिमिटेड निकालती है, और इसके अंदर हम 3 भाई और एक ये बहन। तो मैं कमर्शियल आर्टिस्ट थी, तो इसलिए डेफिनेटली मैं डिजाइन कर ली थी। तो मैं जब न्यूजीलैंड में देखा क्या क्या है, तो ये जो भारत दर्शन, इसके मैं इकट्ठा किया करती थी। मैंने देखा क्योंकि एज ए कमर्शियल आर्टिस्ट में न्यूजीलैंड में आई थी, मैं इसको देखा बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे पास अभी भी मैं 97 में आई थी, तो 98 का अभी भी मेरे पास एक प्रति इसकी पड़ी हुई है। तो मैं इसको, मुझे एज ए डिजाइनर देखने का बड़ा अच्छा लगता था, अरे एज ए डिजाइनर इसमें क्या क्या किया हुआ है ना। पर मेरे जो ब्रदर इंडिया में थे, जो अब न्यूजीलैंड में है, वो बात बोलते कि वो पंजाबी में एक्सपर्ट थे, और हम लोगों को यहाँ पे उन्होंने जर्नलिज्म भी किया हुआ था, हिंदी में जर्नलिज्म, बाद में उन्होंने जर्नलिज्म किया, और उनको काफी इंटरेस्ट था कि क्यों ना कुछ शुरू किया जाए। वो प्रेस क्लब के वहाँ पे दिल्ली में उसके सदस्य भी हैं, तो अभी तक भी हैं। तो हमने सोचा चलो ठीक है, न्यूज़पेपर शुरू कर देते हैं। चलो उनका अगर कमांड है, और हम यहाँ पंजाब, हमने ये तो देख लिया था कि ये पेपर जो है वो फ्री में जाएंगे, क्योंकि शुरू से ही जो चलन चलता आ रहा है फ्री का,
उसको हम नहीं तोड़ सकते थे, और फिर पैसा भी अपने से लगाना था। एनीवे, एडवर्टाइजमेंट हमें काफी, पंजाबी न्यूज़पेपर के लिए 2003 से ही काफी अच्छी एडवर्टाइजमेंट मिलती रही, और उसके अंदर जो हम कवर कर रहे थे वो पूरा इंडियन मसाला कवर कर रहे थे, जैसे खबरें, फिल्मी, स्पोर्ट, किड्स, मैट्रिमोनियम। मैट्रिमोनियम बहुत चलता था, शादी करा दो भैया, लाओ जी आप इसमें डालो कुछ तो फिर आर्टिकल्स, खाना खजाना, हाँ एक चीज और डालते थे हम लोग, भविष्य। भविष्य को बहुत लोग पढ़ते थे, पर सबसे इंटरेस्टिंग जो हमारे पास जिसका बहुत ज्यादा कंसर्न रहा वो किड्स कॉर्नर। किड्स कॉर्नर के अंदर हम ऐसा लिखते थे कि जैसा हमने हिंदी में कुछ, पंजाबी में कुछ लिखा तो उसको हमने जैसे फोनेटिक करके वो भी लिख देते। उससे है कि गोरे लोग भी थोड़े से इसमें इंटरेस्ट लेने लगे, तो फीडबैक भी आने लगी, चलो अच्छा इंटरेस्टिंग, और लोग अपने घरों में इसकी प्रतियां रखने लगी। तो हमें बहुत शौक था क्योंकि हम दिल्ली में बॉर्न ब्रॉट अप, हमने कहा चलो हिंदी पेपर शुरू किया जाए। तो हमारा साथ देने के लिए हिंदी पेपर में हमने हिंदी को, क्योंकि शुरू से घर में हिंदी बोली जाती थी, बेशक हम सिख फैमिली से, पर हिंदी बोलते थे, डैड भी खूब हिंदी बोलते थे और फैमिली भी। तो मतलब अच्छा ठीक है, हिंदी की कमांड अच्छी है तो चलो। तो अमरजीत तो उस टाइम हिंदी में उन्होंने पत्रकारिता कर ली, और हमारे पास जगजीत राणा जो दैनिक जागरण के कार्टूनिस्ट तोता बाबू बनाते हैं, उनका काफी सहयोग रहा, उन्होंने हमारा काफी हेल्प किया। फिर हमने कुक हिंदी के लिए फॉन्ट अपने डेवलप करवाए, जो करमवीर रोहेला नाम के व्यक्ति, उन्होंने हमारे लिए ये फॉन्ट बनाए। और उसके बाद हमारे पास यहाँ एक सोशल वर्कर थी हैं, और वो नीचा राणा उनका नाम है। उनका हिंदी में बहुत अच्छा कमांड था, बोलते प्रूफ रीडिंग तो मैं कर दिया करूंगी। इस तरह से हमने हिंदी पेपर निकाला। हिंदी पर बहुत चला, अच्छे से चला, पर प्रॉब्लम सिर्फ बाद में जाके 2008 में ये देखा कि इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं आती थी। पंजाबी की एडवर्टाइजमेंट चलती रही, हिंदी में हमें एडवर्टाइजमेंट नहीं मिली, जिसके कारण अनफॉर्चुनेटली हमें वो हिंदी पेपर जो है वो बंद करना पड़ा। पर मन अभी भी हिंदी में है तो हिंदुस्तानी ना, तो हम सोचते हैं कैसे फिर से निकाला जाए इसको। देखो अब तो पेंडेमिक है, कह नहीं सकते, पर देखो भगवान ने चाहा तो फिर से निकलेगा। पर हमारा पूरा जोर है कि इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, वेरी ऑनेस्टली कहना चाहूंगी, अगर ये फैमिली का पेपर ना होता तो कब का बंद हो गया होता, क्योंकि ये बार एडवर्टाइजमेंट भी कम आती है। अब पैंडेमिक के कारण तो वाकई बहुत ही कम आ रही है, जैसे संदीप जी भी बता रहे थे कि बहुत टाइट हैंड है। पर फिर भी क्योंकि एक दुखांत भी मैं कहना जरूर चाहूंगी कि हम आगे अपने बच्चों को बोलते हैं, जैसे फैमिली में हमारे एक्सटेंडेड फैमिली न्यूजीलैंड है, सबको बोलते हैं आओ, कोई तो आगे आओ, तो कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं है। पर देखो जब तक हम हैं डेफिनेटली ये चलता रहेगा तो हम छोड़ने वाले तो नहीं है। तो फुल जोर लगा लिए, जो हमारे तेजवीर सिंह है, जो हमारे वन ऑफ डायरेक्टर हैं, अच्छा काम है उनका, तो कभी कभी उनको भी कहते लाओ थोड़े से पैसे निकालो तो प्रिंटिंग है तो डेफिनेटली पैसे लगते ही हैं। सो ये है हमारी गाथा, पर इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, लोगों के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स हैं और बहुत अच्छे से हमें डील करते हैं। ठीक है, शुरू में लगा था, एक्सेप्ट करना थोड़ा सा टफ था, क्योंकि पत्रकारिता जो आप बोल रहे कि जर्नलिज्म जो है ना, इंडिया की तरह नहीं है। यहाँ पे आपको उनके साथ लिंक बनाने पड़ते हैं, आप उनको महसूस कराएं कि आप वहाँ इंडिया का टेस्ट दो। हाँ, बुरा वाला नहीं, वो उनको, हाँ बाकी रहा हर चीज हम कवर करते हैं, हर एस्पेक्ट कवर करते हैं। हमारा जो न्यूजीलैंड की हेरिटेज है, उसके अंदर हमारा न्यूज़पेपर काफी उसके ऊपर काम किया जाता है। काफी टाइम हमारा उसके हंटर्स कॉर्नर है यहाँ पे, उसके ऊपर लगाया गया, हमारा न्यूज़पेपर के बारे में लिखा गया और काफी टाइम चलता रहा। और अच्छा रिसर्च भी होती रहती है, हम बहुत खुश हैं अभी जो कर रहे हैं उसके लिए, बहुत खुश हैं। जान रही तो जरूर चलता रहेगा हमारे तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुलवंत कौर जी, आपने बहुत बारीकी से बताया कि किस तरह से समाचार पत्र को निकालना पड़ता है, और शायद आपका नाम डाल दिया संपादक के रूप में, तो ये भी पता चलता है कि कैसे मारपीट के संपादक भी बनाए जा सकते हैं। मैं रिपोर्टर हूँ न्यूज़पेपर की और कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ, और मैं पेपर डिजाइन करती हूँ। तो बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत रोचक ढंग से बताया कि किस तरह से पत्रकारिता में और अखबार निकालने में, पत्रिका निकालने में आनंद भी आता है और परेशानियां भी आती है। बहुत धन्यवाद। और थैंक यू,
और रोहित जी का बहुत बहुत थैंक यू, जो उन्होंने इतना इतना सब कुछ हम लोगों के लिए किया। जी उनको जी थैंक यू बिल्कुल, सो रोहित मच। जी तो धन्यवाद के पात्र हैं हम सबके भी। और जवाहर कर्नावट जी आज कुछ निजी समस्या के कारण उपस्थित नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूं अनिल शर्मा जी को, जो इस पूरे मंच के संरक्षक भी हैं, उपाध्यक्ष हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान हिंदी शिक्षक मंडल भारत सरकार में शिक्षा मंत्रालय के, और हिंदी के क्षेत्र में बहुत अभिनव ढंग से और बहुत सक्रिय ढंग से काम कर रहे हैं। तो अनिल जी कृपया आएं और अपनी बात रखें। अनिल शर्मा जी। धन्यवाद राजेश जी। नारायण जी को बोलना रह गया राजेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हैं। जी जी जी, मुझे लगा कि शायद वो बाद में बोलना पसंद, ठीक है। एक बार नारायण जी बोले। मैं अब आमंत्रित करता हूं, हमारे सानिध्य में श्री नारायण कुमार जी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के मानद निदेशक हैं, जो हिंदी के प्रचार वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती है, विश्व हिंदी सम्मेलनों के आयोजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और नारायण जी का अपना काम हिंदी के क्षेत्र में बहुत ही उत्तम दर्जे का है। मैं नारायण जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया अपनी बात कहें। धन्यवाद राजेश जी, मैं उपस्थित हूँ तो बहुत धन्यवाद, क्योंकि राहुल जी ने एक संकल्पना दी देह की, तो मैं तो विदेह की भूमि से आता हूँ। राजा जनक विदेह माने जाते थे और उन्होंने राजपाट त्याग करके जनता के बीच में सेवा का व्रत लिया था, इसलिए उनको विदेह कहा जाता था। और उसकी परंपरा में ही सीता को वैदेही कहा जाता था। उस भूमि से आ रहा हूं और स्क्रीन पर सदेह आते भय होता है, क्योंकि एक बार जब सारिका के एक आईने के सामने स्तंभ चलाया तो नागार्जुन ने कहा कि राकेश तुम बड़े शरारती हो और आईने के सामने में आकर लगता है कि मैं सुंदर लगने लगा हूं। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, न्यूजीलैंड में हिंदी पत्रकारिता के बारे में। और मुझे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद की ओर से यहाँ उपस्थित होने में और भी प्रासंगिकता का अनुभव होता है, क्योंकि हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के संस्थापक ने भारत में बालेश्वर अग्रवाल ने भारत में सबसे पहले हिंदी और भारतीय भाषाओं के संवाद एजेंसी की स्थापना की थी, जिसका नाम था हिंदुस्तान समाचार। और वह हिंदुस्तान समाचार को इतने बहुत ही उच्च श्रेणी तक ले गए और यहाँ तक कि अंग्रेजी के समाचार पत्र भी उसका अनुवाद करके उसके समाचारों को छापते थे। मेरा कहना यह है कि भाषा महत्वपूर्ण है, लेकिन भाषा से भी महत्वपूर्ण होता है सामग्री, और सामग्री चयन करने में ईमानदारी, और उस ईमानदारी और समयबद्धता। तो एक यहाँ हमारे न्यूजीलैंड के लोग जो उपस्थित हुए, और खास करके मैं रोहित कुमार हैप्पी को धन्यवाद देता हूँ। उससे पहले अगर मुक्तेश परदेसी महामहिम उपस्थित हैं तो उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि परदेश में भी रहकर जिस मुक्त भाव से उन्होंने न्यूजीलैंड के इतिहास को प्रस्तुत किया, तो उससे उनकी राजनयिक उत्कृष्टता के साथ साथ सामाजिक सरोकार का भी एहसास होता है कि वह किस भाव से एक राजनयिक रहते हुए भी समाज के सभी श्रेणी में अपना दखल रहते हैं। मैं रोहित कुमार हैप्पी जी के प्रति आभारी हूँ। मुझे मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति याद आती है कि मैं नहीं धरा पर स्वर्ग लेकर आया हूँ, मैं धरती को ही स्वर्ग बनाने आया हूँ। तो रोहित कुमार हैप्पी तो भारत न्यूजीलैंड में भारत को बसा रहे हैं और हम लोगों को न्यूजीलैंड का दर्शन करा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि संवाद
कायम करने के लिए समाचार पत्रों की जो भूमिका होती है उस पर हमें बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता होती है। वेंकटरमन जी को बधाई देता हूं। उनकी जो प्रारंभिक हिंदी की का वक्तव्य था वो इतना साफ और सुलझा हुआ था कि वो आगे जो कहेंगे हम लोग उसको समझ सकते थे। और उनको बधाई भी देता हूं कि न्यूजीलैंड सरकार ने उनके समाचार पत्र में जो उनकी सेवा है उसको ध्यान में उन्हें राजकीय सम्मान दिया है। अब बात है संदीप जी की कि उन्होंने ये भरी बात है, समाचार पत्र निकालते हुए अपने व्यक्तिगत प्रतिबद्धता को निकालता है, ऐसे ही सामाजिक समाचारों को बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है। साथ ही जो कुलदीप है पारिवारिक, सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय दृष्टियों से आज का ये वेबिनार हो रहा है। तो इस तरह इस वेबिनार का एक विशेष महत्व ये रह गया है कि हम इसको देखते हैं कि इसमें भारत को प्रचारित प्रसारित करने के लिए यहाँ काफी काम हो रहा है। मेरा यह भी विचार है कि कभी कभी मैं देखता हूँ, जैसा कि राहुल जी ने चर्चा की, हिंदुस्तान की गदर पार्टी की चर्चा हुई, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी कैसे पत्रकार थे और कैसे व्यक्ति थे कि दाहिने बाएं हाथ दोनों से लिखते थे, और गुजराती पत्रिका के भी संपादक थे, अंग्रेजी के भी थे, हिंदी के भी थे, और तमिल में भी अपना इंडियन ओपिनियन निकालते थे। तो मुक्तेश परदेसी जी को सारी जानकारी होगी, ये इस क्षेत्र का काम साउथ ब्लॉक से भी देखते थे कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रह करके जो एक हिंदी और हिंदुस्तानी के प्रति एक ये कार्य शुरू किया कि जब पैसिव रेजिस्टेंस नाम का आंदोलन था, भारत में नहीं कोई सोच सकता था, लेकिन उन्होंने इंडियन ओपिनियन में विज्ञापन देके कहा कि क्या इसका नाम होना चाहिए, और उसके लिए 100 रुपए का पुरस्कार भी रखा था। तो इस तरह सत्याग्रह नाम जो हुआ, तो संस्कृत में तो सत्याग्रह होता है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरा आंदोलन तो सत्य पर आधारित है और इसीलिए इसका नाम सत्याग्रह होगा। मित्रों, भवानी दयाल सन्यासी जो दक्षिण अफ्रीका के थे, जो घर बेचकर हिंदी नाम का अखबार निकालते थे, अगर जवाहर जी रहते तो कहते, तो उनके त्याग को भी देख सकते हैं। और जब भारत में आए तो हजारीबाग जेल में हाथ से लिखकर सत्याग्रह नाम की पत्रिका कई वर्षों तक निकालते रहे। तो पत्रकार जो रहे हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, तो उनकी भूमिका रही ही है। लेकिन जहां भी रहे हैं, चाहे वो भारतीय पत्रकार मॉरिशस में रहे हों या न्यूजीलैंड में रहे हों, इंग्लैंड में रहे हों, अमेरिका में रहे हों, वो एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं जो बहुत ही सुंदर है, सुखद है। मैं जानता हूं कि मॉरिशस से जनता डेली का प्रकाशन जब शिवसागर राम गुलाम ने शुरू करवाया था, मित्रों, उस समय मॉरिशस में अंग्रेजी का अखबार नहीं निकलता था, सारे अखबार फ्रेंच में निकलते थे, हालांकि अंग्रेजी वहां की राजभाषा है। तो समाचार पत्रों का काम होता है जनता तक पहुंचना और जनता से संपर्क स्थापित करना। तो मेरा यह अनुरोध है, मेरा यह विचार है, और हम लोगों ने ये सोचा था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद ने 3 प्रवासी सम्मेलन भारत सरकार के प्रवासी सम्मेलन से पहले किया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद ने दिल्ली में प्रवासी भवन सरकार से पहले एक छोटा सा बना लिया, और हम लोग 3 भारतीय मूल के संसद सदस्यों का भी सम्मेलन कर चुके हैं। सुषमा स्वराज जी से हमारी बात हुई थी और हम चाहते थे कि भारतीय मूल के पत्रकारों का भी एक हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करें, और इसी दिशा में ये सारे नाम हमारे यहाँ जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसमें है। हमने भारतीय दूतावासों के माध्यम से नाम मंगाए थे, लेकिन वेबिनार ये इस महामारी के कारण संभव नहीं हो सका। अब हमारे पास राजेश जी हैं, हमारे पास अनिल शर्मा जी हैं, और पूरा वैश्विक हिंदी और सब तरह का सहयोग है। महामारी हटेगी और हम लोग
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद की ओर से एक चुने हुए पत्रकारों का सम्मेलन, जैसे कि हमने संसद सदस्यों का सम्मेलन किया था जिसको महामहिम राष्ट्रपति ने उद्घाटित किया था, तो ये तीसरा था। इससे पहले ये उपाध्यक्ष भैरव सिंह शेखावत ने किया था, क्योंकि वो राज्यसभा के भी होते थे अध्यक्ष, और इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। तो 3 संसद सदस्यों का हो चुका है। अब हम बहुत ही तत्परता से यह चाह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद भारतीय मूल के पत्रकारों का एक सम्मेलन करे, और उसमें एकमात्र निवेदन ये है, जिसको कह के मैं समाप्त करूंगा, कि ये एक सामुदायिक सूचना देने का माध्यम नहीं हो करके एक भारत में जो प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार जो नए भारत के नवनिर्माण की कल्पना कर रहा है, उसको भी जगह मिले। मुझे विश्वास है कि दूतावास में जिस तरह मैं गयाना में था और कई जगह था तो इंडिया न्यूज निकलता था, उस तरह यहाँ भी भारत समाचार निकलता होगा, और वो द्विभाषिक रूप में निकले। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज आप लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, और इतने बड़े पत्रकारों और इतने अच्छे श्रोता बिंद के साथ मैं समक्ष कुछ कहने का अवसर मिला। न्यूजीलैंड में जो हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है, उसमें महामहिम हाई कमिश्नर के अलावा यहाँ हमारे जो भारत मूल के लोग हैं, उनका भी बड़ा सहयोग रहा है। सिर्फ एक बात कह दूं, क्योंकि प्रशांत क्षेत्र के हैं, कि जब फिजी में अन्याय अत्याचार बढ़ रहा था, तो मनी राम डॉक्टर ने वहां से सेटलर नाम की पत्रिका निकाली थी, और तोताराम सनाड जी उसमें कुछ हिंदी के भी वाक्य रखते थे। महात्मा गांधी के कहने पर मनीलाल डॉक्टर, जो वकील थे, डॉक्टर नहीं थे, वहां गए थे। मॉरिशस में भी उन्होंने हिंदुस्तान नाम की पत्रिका निकाली। क्यों? कि जब अत्याचार अनाचार बढ़ जाता है तो उसको लोगों तक फैलाने में जो समाचार पत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दुख की बात है कि आज समाचार पत्र और पत्रकार उस जिम्मेदारी को उसी गंभीरता के साथ नहीं समझ रहे हैं। तो मैं आशा और विश्वास करता हूं कि वे इस जिम्मेदारी को समझेंगे और जनता से संवाद करने की एक पुरानी परंपरा को कायम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद नारायण कुमार जी, आपके इस हमारी बातचीत के लिए। आपने बहुत वैश्विक दृष्टि से हिंदी पत्रकारिता का उल्लेख किया, बहुत से उद्भट पत्रकारों की चर्चा भी की, और भविष्य में जो आपने भारतीय मूल के पत्रकारों का सम्मेलन आयोजित करने की बात की है, उस पर भी हम बहुत उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा करेंगे। आपका हार्दिक धन्यवाद आज के सानिध्य के लिए। और इससे पहले कि मैं अनिल जी को बुलाऊं, मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में उत्तम शर्मा जी हैं, जो रेडियो अपना चलाते हैं न्यूजीलैंड में, वे आए और कृपया अपनी संक्षिप्त टिप्पणी रखें। उत्तम शर्मा जी। वैश्विक हिंदी परिवार, आप सभी मुझे सुन सकते हैं? जी जी। तहे दिल से धन्यवाद राजेश जी। वैश्विक हिंदी परिवार के स्थल पर हिंदी भाषा के जो सभी प्रेमी इस समय जूम मीटिंग पे हैं, उनका अभिनंदन। मैं उत्तम शर्मा, अपना टीवी और रेडियो की तरफ से। वैसे घर में मेरी जो आमतौर पे बोली जाने वाली भाषा वो पंजाबी है। माता जी अमृतसर में से थे और मेरा जन्म चंडीगढ़ में हुआ, जो पिताजी वहीं पे कार्यरत थे। और लेकिन हिंदी से जो मेरा लगाव और प्यार बचपन से मेरे बुआ जी की देन है, विजय शर्मा, जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक का अनुवाद किया और गोल्ड मेडल लिया था। तो अभी देखना ये है, जैसे वेंकट भाई ने और संदीप भाई ने भी कहा कि हिंदी उनका जो एक तरह से उनका जो प्राइमरी नहीं था, तो बड़े भाई साहब दूतावास से उच्चायुक्त प्रदेशी जी, जो हिंदी में बहुत महारत रखते हैं, प्यारी बहनें रूपा सचदेव जी,
प्रीता व्यास जी देख रही हैं, कुलवंत कौर जी, पुष्पा जी और बड़े भाई साहब राहुल देव जी भारत से और अन्य माननीय सभी जो मेरे भाई हैं, और विशेषता रोहित कुमार हैप्पी जी जो कि न्यूजीलैंड में जो इन्होंने हिंदी में किया है, मेरा ख्याल नहीं कि कोई अभी इनके मापदंड पे पूरा उतरेगा। तो इन सबके सानिध्य में मैं आज मेरा एक समझे कि एक चैलेंजिंग टेस्ट है कि मैं हिंदी में आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ। क्या है कि हम जो अपना टीवी से हमारा सिद्धांत है, वो सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत। हम लोग चाहे हमारा टीवी का नाम भी हिंदी से अपना टीवी, जिसमें एक अपनापन हम उजागर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जैसे आप कहें, वैसे ही न्यूजीलैंड में क्या है कि केप रिंगा से लेकर इनवर कारगिल का एक छोटा सा कस्बा है ब्लफ, वहां तक अपना टीवी का विस्तार है और वहां तक लोग हमारे टीवी को कि जो कि यहाँ चैनल 36 जो आप रिमोट दबाएं चैनल 36 पे आए तो हमारा वहां पे प्रसारण हो रहा है और अभी 1 दशक होने वाला है। जैसे मैंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम का हमारा सिद्धांत है, तो हमारे जो कार्यक्रम हैं उनमें हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती, उर्दू, मलयालम, मलाया, तेलुगु, ब्रजभाषा और फिजियन हिंदी, ईरानियन, अरेबिक, नेपालीज, सामोअन, टोंगन, फिलिपिनो, कुक आइलैंड तो और अन्य मुख्य जो भाषा हैं उनमें हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं। और जब प्रोग्राम चलते हैं नीचे सबटाइटल्स होते हैं, क्योंकि आजकल तकनीक का जो युग है उसमें सभी उसको देख सके, समझ सके, ये एक प्रचलन आजकल है। तो मेरे निर्देशन में हिंदी और पंजाबी का हम विस्तार कर रहे हैं इसमें, क्योंकि एक डिमांड भी बहुत है अभी हिंदी की, क्योंकि जैसे वेंकट जी ने बोला कि 2,70,000 के करीब भारतीय पॉपुलेशन हो चली है, तो उसमें 40-45 पंजाबी के होंगे लोग जो भाषा पंजाबी लिखते हैं अपने कॉन्सेंसस में। तो हमने इसको कार्यक्रमों को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए काफ़ी हमने कोशिशें की हैं। उन कोशिशों में हमने अपना टीवी ने काफ़ी स्पॉन्सरशिप्स की हैं, ऐसे मुशायरे जिसमें कि हिंदी की शायरी हो और पंजाबी उर्दू की शायरी हो, उसमें जाकर हमारे कई ऐसे भी वक्ता हैं जो हिंदी भाषा में बहुत महारत से अपनी बात रखते हैं और इस बात पे जोर देते हैं कि अपना टीवी हमेशा आपके लिए प्रस्तुत रहेगा, हमेशा हाजिर रहेगा कि आप आए हमारे प्लेटफॉर्म पर और आप हिंदी को जितना चाहें आप यहाँ पे उसका प्रसार कर सकें। मैं यहाँ पे एक जो मेन पॉइंट सोच के आया हूँ वो ये रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये स्थल जो है इसमें हिंदी के बहुत बड़े बड़े स्तंभ मुझे दिखाई दे रहे हैं और मैं आज बहुत अपने आप को मतलब गौरव महसूस कर रहा हूँ कि मेरे को ये मौका मिला है और रोहित कुमार हैप्पी भाई का खास फिर से आभार, अभिनंदन कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। मेरा ये मानना है कि हिंदी जैसे सनातन धर्म है कि कोई उसका शुरू नहीं कोई अंत नहीं, वैसे ही हिंदुस्तान भारतवर्ष के साथ हिंदी वैसे ही जुड़ा हुआ है। तो अभी जैसे वहाँ की स्थानीय सरकार जो आजकल है एक अच्छा काम कर रही है और वो भारत को विश्व स्तर पर आगे ले जाकर वहाँ पे बहुत अच्छे से बता रही है कि हमारा ये सारा कल्चर है, ये हमारी जो एक आइडेंटिटी है। तो मेरा पॉइंट ये है कि अपना टीवी ये चाहता है, हमने काफ़ी मीटिंग्स भी की हैं पिछले कुछ 1 आध साल से, कि हिंदी को न्यूजीलैंड में अधिक से अधिक स्थानीय लोगों से जोड़ा जाए। उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत सा काम करने के लिए, ठीक है, रोहित कुमार जी के मैं प्रोजेक्ट्स देखता हूँ, पुष्पा बहन के भी देखता हूँ, रूपा जी के देखता हूँ कि ये काफ़ी अच्छे से हिंदी को
दूसरे जो कल्चर है, विशेषकर माओरी जो यहाँ का जो ओरिजिनल रहने के वासी थे, उन्होंने अपने कल्चर को और उन्होंने अपनी भाषा को बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। वैसे ही हमें हिंदी को, राहुल जी ने भी इस बात पे जोर दिया था कि जो स्थानीय सभी जो एक स्थानीय लोगों का एक महत्व है, उसमें हिंदी को अगर हम जोड़ पाएंगे तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हमें उन पीढ़ियों के प्रति वो हम एक अपना अधिकार क्षेत्र को इस्तेमाल करके हम उनके लिए कुछ खड़ा कर जाएंगे जो आने, क्योंकि आजकल क्या है कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको बहुत कम मौका मिलता है कि वो हिंदी सीख सके, गुजराती सीख सके, पंजाबी सीख सके। जो यहाँ के रहने वाले एनआरआईज हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो कई बार उस चीज पे ज्यादा जोर देते हैं, नहीं देते हैं। आप सभी मतलब वहाँ पे आपका जन्म हुआ है, हिंदी प्रेमी है, संस्कृत प्रेमी है, लेकिन आने वाली पीढ़ियां और स्थानीय लोगों को हिंदी के बारे में हमें अधिक से अधिक जोड़ने की जरूरत है। अधिक से अधिक हमें ऐसा एक ढांचा खड़े करने की जरूरत है। और मुझे पूरा यकीन है कि रोहित कुमार जी, हमारे उच्चायुक्त जी और राहुल भाई, राजेश जी, सभी जो यहाँ पे काम कार्यरत हैं, वो इसमें जरूर कुछ करेंगे। और अपना टीवी हमेशा आपके लिए हाजिर रहेगा। आप जो भी मेरा ड्यूटी लगाएंगे, राजेश जी ने ताली बजा दी है, एक संकेत है कि समय हो रहा है, तो बहुत अच्छा है। और जाने से पहले मैं एक छोटी सी पंक्तियां बोलना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की है पहचान हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका उत्तम जी। दरअसल हम समय से बहुत आगे चले गए हैं और इसमें उच्चायुक्त महोदय भी हैं जो समय निकाल कर बैठे हुए हैं, इसलिए थोड़ा मैं समझता हूँ जी। हाँ जी, करना होगा। तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ बिना किसी भूमिका, आपका धन्यवाद उत्तम जी, अनिल शर्मा जी को धन्यवाद आए और अपनी बात कहें। अनिल शर्मा जी। माननीय उच्चायुक्त महोदय, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय नारायण जी, आदरणीय वेंकटरमन जी, अन्य सभी पत्रकार बंधु, राजेश जी और मित्रों, बड़ा एक अच्छा एक समझ लीजिए कि ऐतिहासिक क्षण है कि न्यूजीलैंड में पत्रकारिता के बारे में और भारतीय पत्रकारिता के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं। अच्छा है कुछ लोगों ने अपनी अपनी भाषाओं में, जिसमें वो दक्ष हैं, विचार व्यक्त किए। ये भी बात अच्छी आई कि अगर हम एक भाषा में सोचते हैं, एक भाषा में लिखते हैं, तो हम उसी भाषा में अपनी बात कहें। ऐसे में मुझे वो करोड़ों भारतवासी भी याद आ जाते हैं जो एक भाषा में सोचते हैं लेकिन उनसे दूसरी भाषा में बोलने के लिए बाध्य किया जाता है, चाहे वो अटपटी ही क्यों ना हो। रोहित जी ने भी अच्छा कहा कि किसी से एबीसी तो बता दिया, लेकिन का खा गा किसको याद होगा ये शायद नहीं पता। मेरा प्रशांत में पत्रकारिता से परिचय तब हुआ जब मैं फिजी में भारतीय हाई कमीशन में काम कर रहा था। अभी हम में से कई लोग गैस करने की कोशिश कर रहे थे कि कौन सा अखबार निकला और कितने दिनों तक निकला। मुझे वहां जाकर बड़ा आश्चर्य हुआ जब जानकारी मिली कि फिजी का अखबार शांति दूत 80 वर्ष से ज्यादा साप्ताहिक निकलता रहा। शायद ही हिंदी जगत ने उसका नोटिस किया, और वो ऐसे ही नहीं निकलता रहा, मतलब कि निकलता रहा और किसी को पता नहीं चला। एक समय में उस अखबार की ऐसी स्थिति थी कि वहां पर उस अखबार में इंटरव्यू देने के लिए प्राइम मिनिस्टर भी प्रयास करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि भारत से जुड़ी जनता
जो है इस अखबार को पढ़ती है और उनका ओपिनियन, उनका दृष्टिकोण इसके ऊपर आधारित होता है। इसलिए जो फिजी के जो प्रारंभिक चुनाव हुए उसमें उसकी बड़ी भूमिका थी उस अखबार की, और शायद इतने लंबे समय तक उसके इतना अच्छा निकलने का एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि वो फिजी टाइम्स पब्लिकेशन का एक अंग था। वो किसी व्यक्ति द्वारा निकाला गया अखबार नहीं था। जो फिजी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पब्लिकेशन संस्थान है वो फिजी टाइम्स है। वो एक अंग्रेजी में अखबार निकालता है जिसका नाम है फिजी टाइम्स, और वो 2 अखबार और स्थानीय भाषाओं में निकालते हैं, एक हिंदी में निकालते हैं और एक अखबार स्थानीय आदिवासी भाषा में निकालते हैं, काई बीती जिसको बोलते हैं। तो वो अखबार बहुत ही लोकप्रिय अखबार था, और वो अखबार इसलिए कि इतने प्रमुख लोग हैं इसलिए उनकी जानकारी में आना चाहिए कि वो अखबार द्वितीय विश्व युद्ध के समय निकलना प्रारंभ हुआ, क्योंकि उस समय जो फिजी टाइम्स के जो प्रमुख थे मिस्टर बाकर, वो इंग्लैंड से आए हुए थे और उनको ऐसा लगा कि जो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जो भूमिका या दृष्टिकोण है ये भारतीयों को पता चलना चाहिए, क्योंकि भारतीय जो है वो काफी उसके खिलाफ भी थे। तो उन्होंने शांति दूत प्रारंभ किया, लेकिन ये शुरुआत की दृष्टि तो ठीक था, परंतु उसके बाद जो फिजी टाइम्स का स्वरूप ध्यान में आता है, कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे महात्मा गांधी का निकाला गया अखबार था। यानी कि महात्मा गांधी ने अपने समय में जो भी गतिविधियां की वो उसके पहले पन्ने पर ही नहीं होती थी, बल्कि पूरा अखबार में वो छाई होती थी, और भारतीयों की आशाओं और अपेक्षाओं का तो वो प्रतीक बन ही गया था। मैं कुछ पुराने अंकों पर जब नजर डाल रहा था तो किसी ने बताया कि 1965 में जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तो उन्होंने अपने संस्मरणों में लिखा कि हमें गांव में अगर पता चल जाता था कि शांति दूत आ गया है तो मीलों भागकर हम शांति दूत लेने जाते थे। ये मतलब ऐसी परंपरा वाला वो अखबार था। मुझे सौभाग्य रहा कि मैंने कई दिनों तक, कई सप्ताहों तक उसमें गिरमिट के इतिहास पर एक कॉलम भी लिखा, जो वहां के विद्यार्थियों के लिए भी काफी उपयोगी हुआ, मुझे बताया गया। और हमने फिजी की जो अखबार की शांति दूत की जो संपादिका है नीलम जी, उनको 2015 के विश्व हिंदी सम्मेलन में सम्मानित भी किया, विश्व हिंदी सम्मान से। तो कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूं कि प्रशांत क्षेत्र में भारतीय पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, और स्वाभाविक रूप से उसका केंद्र फिजी रहा, क्योंकि फिजी में सबसे ज्यादा भारतीय गए थे। जिस समय में अभी आदरणीय उच्चायुक्त महोदय बता रहे थे कि 611 लोग थे, उस समय फिजी में वो संख्या हजारों में जा चुकी थी, और 1920 के बाद से फिजी में हिंदी पत्रकारिता की परंपरा दिखाई देती है। और गुरदयाल शर्मा, जिन्होंने 48 साल तक शांति दूत का संपादन किया, वो भी शांति दूत में आने से पहले किसी पैसिफिक अखबार में, किसी वृद्धिवाणी में ऐसे काम कर चुके थे और उनको पत्रकारिता का अनुभव था। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि न्यूजीलैंड की पत्रकारिता और ऑस्ट्रेलिया की पत्रकारिता पर जब तक बात नहीं हो सकती, जब तक हम फिजी को ना समझे, क्योंकि फिजी से ही आए हुए लोग उसके पाठक भी हैं, उसके संपादक भी हैं और उसमें काम करने वाले भी। दूसरी बात यह है कि जो विचारणीय बात है आज के इसमें, कि जब हम भारतीय पत्रकारिता की बात करते हैं तो भारतीय पत्रकारिता क्या नुकसान हो रहा है भारतीय पत्रकारिता के हुए? अंग्रेजी अखबार तो निकल ही रहे हैं, वहां की चीजें तो सामने आ ही रही हैं, उसकी जरूरत ही क्या? आफ्टर ऑल हमारे अखबार जो हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। कोई कारण होगा कि 1965 के युद्ध के अंदर वो मीलों दौड़कर जो है वो शांति दूत खरीदने पहुंचा कोई व्यक्ति? कोई कारण था कि प्रधानमंत्री अपना इंटरव्यू देना चाहते थे? हमारे
जो अखबार निकलते हैं, बहुत अच्छी बात है कि 1920 के अंदर यहाँ का अखबार निकाला गया। अगर आप उस अखबार को ध्यान से पढ़ें तो उन 611 लोग जो थे, उनका हंसना रोना जीना मरना उसमें नजर आएगा। वो एक अखबार नहीं है, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है कि भारतीय कैसे आए, कैसे रहना शुरू किया, उनकी प्रारंभिक समस्याएं क्या थी, उनकी प्रारंभिक सोच क्या थी। हमारे जो अखबार हैं, अब हम बात करते हैं, कई बार जो भारत से बाहर लोग रहते हैं वो तरह तरह की गतिविधियों से जुड़ भी जाते हैं, जो कि कुछ अच्छी होती हैं, कुछ भारत के लिए अच्छी नहीं भी होती हैं। तो क्या हम उनको, उनके जीवन मूल्यों को, उनके विचारों को बाकी सब चीजों से प्रभावित होने के लिए छोड़ दें, या हम चाहेंगे कि हमारे देश की एक जो सनातन सोच रही है, जो शांतिवादी सोच रही है, जो वसुधैव कुटुंबकम की सोच रही है, जो दुनिया में दिया है, जिसके कारण से भारत का एक नाम है, जिसके कारण से भारतीय डायस्पोरा कहते हैं कि जिसका सूर्य डूबता नहीं है, उन मूल्यों की पहचान, उन मूल्यों को हम उन तक कैसे पहुंचा सकते हैं, उसका सबसे बड़ा योगदान भारतीय पत्र पत्रिकाएं हो सकती हैं। और उसमें से भी अगर वो भाषाएं पत्र पत्रिकाएं हैं तो शायद वो उससे और आत्मीयता और गहराई से जुड़ सकता है। यहां मैं एक उल्लेख करना चाहूंगा, अभी उत्तम शर्मा अपना जी ने कही, वो ये है कि रेडियो का जो योगदान है पत्रकारिता, मैं समझता हूं कि सबसे कम अगर किसी योगदान को मूल्यांकित किया गया है तो वो रेडियो के योगदान को मूल्यांकित किया गया। और उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि जब हम भारत से बाहर की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग हिंदी या पंजाबी ये पढ़ नहीं सकते, पर समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो जो ये रेडियो होता है, उस रेडियो के लिसनर्स की संख्या, सुनने वालों की संख्या हमेशा अखबार पढ़ने वालों की संख्या से कई गुना होती है। अगर अखबार पढ़ने वाले 5,000 10,000 हैं तो ये लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख होते हैं, और विचार बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसलिए जब हम भारतीय पत्रकारिता की बात करते हैं तो जो रेडियो टेलीविजन में काम करने वाला जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो भी उसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है जिसका हमको ध्यान रखना चाहिए और उसको बल देना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है कि इस बात की कि आदरणीय उच्चायुक्त महोदय ने कहा कि ये हमको सप्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि ये हमारे पूरक हैं। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो भारतीय पत्रकारिता है, हमारे जो उच्चायोग हैं, हमारे जो दूतावास हैं, उनकी एक सीमाएं, परंतु जन जन तक भारत की बात ले जाने की बात, भारतीयता की ले जाने की बात, अभी बात कर रहे हैं हम, जैसे उदाहरण के लिए आजादी के महोत्सव की बात कर रहे हैं। भारत सरकार भी चाहती है कि आजादी का महोत्सव। मैं पीछे एक नेशनल म्यूजियम में एक सेमिनार में था, तो अब डायस्पोरा में स्वतंत्रता आंदोलन का जो काम है वो एक बहुत महत्वपूर्ण अंश है जिसके बारे में कभी विचार नहीं किया गया। मैंने लोगों को बताया कि गदर आंदोलन में जब पंजाब के अंदर फांसी हुई पहले विश्व युद्ध के समय में, तो 42 लोगों को फांसी हुई, 200 लोगों को आजीवन कारावास हुआ। भारत के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं दिखाई देता कि 42 लोगों को फांसी और 200 से ज्यादा लोगों को आजीवन कारावास एक ही समय में, और उसमें से ज्यादातर लोग भारतवासी नहीं थे, या तो वो कनाडा से आए हुए थे या अमेरिका से आए हुए थे। कितना गौरवशाली इतिहास है जिसमें हजारों लाखों लोग खड़े हो गए जो आजाद हिंद फौज के साथ जुड़ गए, चाहे वो सिंगापुर हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो। तो ये जो आजादी के इतिहास की हम बात करते हैं तो इसका मतलब राष्ट्रभक्ति की भावना को ही रेखांकित करना नहीं है। इसका मतलब है कि हम उन सूत्रों को भी ढूंढने का प्रयास करते हैं कि इंडिया हाउस क्या था, गदर पार्टी क्या थी, आजाद हिंद फौज क्या थी, और किस तरह से ये डायस्पोरा हमेशा से भारत का अंग रहा है।
तो मैं समझता हूं कि भारतीय पत्रकारिता ऐसे जीवन मूल्यों को आगे ले जाने का एक महत्वपूर्ण काम कर रही है और उसको पुष्ट करना, उसको समृद्ध करना, ये हम सब लोगों की भी जिम्मेदारी है जो भारतीय संस्थाओं में काम कर रहे हैं। हमारे उच्चायोग की भी जिम्मेवारी है, दूतावास की भी जिम्मेवारी है, और हम उस काम के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, और हम चाहते हैं, अभी रोहित जी की किताब न्यूजीलैंड की पत्रकारिता पर जो प्रकाशित हुई है वो केंद्रीय हिंदी संस्थान ने प्रकाशित की है, और हम चाहते हैं आगे भी जो हिंदी पत्रकारिता है, क्योंकि मैं हिंदी संस्थान से हूँ इसलिए मैं उसी की बात कर सकता हूँ, उसमें जिस भी प्रकार के मदद की, सहयोग की, उसकी पुष्टि की आवश्यकता होगी, हम सदैव आप लोगों के साथ खड़े हैं। इस कार्यक्रम और इस ऐतिहासिक क्षण में मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद राजेश। अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारिता के मूल्यों, महत्व और उन खासतौर से उन क्षेत्रों की ओर ध्यान दिलाने के लिए जिनका मूल्यांकन कम हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं रेखा राजवंशी जी को धन्यवाद देते हुए अपनी तरफ से पहले, क्योंकि उनको कोई धन्यवाद नहीं देगा, इस कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूं। कृपया आए रेखा राजवंशी जी। जी, आप सबको मेरा प्रणाम ऑस्ट्रेलिया सिडनी से, और मुझे ये धन्यवाद ज्ञापन का कार्य दिया गया है। यूं तो हम बचपन से प्रशांत महासागर की गोदी में खेलते हुए द्वीपों में बसे न्यूजीलैंड के क्रिकेट के कारण परिचित रहे हैं, लेकिन आज केंद्रीय हिंदी संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद, विश्व हिंदी सचिवालय के तत्वावधान में भारत दर्शन तथा वैश्विक हिंदी परिवार के इस आयोजन में हमें न्यूजीलैंड की पत्रकारिता के इतिहास के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी मिली। आज जैसा मैंने कहा कि धन्यवाद ज्ञापन मुझे करना है, तो मैं न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त माननीय श्री मुक्तेश परदेशी जी, श्री नारायण कुमार, मानक निदेशक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद, श्री राहुल देव, वरिष्ठ पत्रकार, अनिल जोशी जी, उपाध्यक्ष केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, शिक्षा मंत्रालय, श्री जवाहर कर्नावट और संचालक राजेश कुमार जी को धन्यवाद देती हूँ। उसके साथ ही साथ माननीय वक्ताओं, जिसमें श्री रोहित कुमार हैप्पी, श्री वेंकट रमन, श्री संदीप सिंह, श्रीमती कुलवंत कौर, जिन्होंने न्यूजीलैंड में पत्रकारिता के 100 वर्षों के इतिहास, विकास और चुनौतियों की जानकारी दी। आप सबका मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। तो आप सबको पुनः बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अगले कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया में पत्रकारिता, भारतीय पत्रकारिता के इतिहास पर बात करनी चाहिए। और रोहित जी ने ये जो संयोजन किया सब बहुत अच्छा रहा, और ये बहुत प्रेरणास्पद रहा हम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए। तो आप सबका पुनः हार्दिक आभार, धन्यवाद। धन्यवाद, आपका धन्यवाद रेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम ये औपचारिक रूप से कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। सभी प्रतिभागियों का, सभी हमारे दर्शकों का, सबका पुनः हार्दिक धन्यवाद।